हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए बेटा, जो टेस्ट हुआ था तो इसका पहला पार्ट सॉल्व आपको मिल चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छी तरह से अपना देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक हुआ था और हम आज शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे जहाँ तक हो पाएगा। ओके, तो जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए, अपना पेन कॉपी पेन लेकर के तुरंत रेडी हो जाए बेटा। और चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि ये टेस्ट का पेपर है, ये क्लास लेक्चर है नहीं, ये टेस्ट का पेपर है, तो टेस्ट के पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। अब जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट, हमारा प्यारा न्यू स्टूडेंट कोई देख रहा है कि जो इस चैनल पे पहली बार आया हुआ है, तो बेटा आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें सभी पूरा कोर्स आपका वीडियो अपलोड है। तो आप इसके पुराने में नया लेक्चर रियल सीरीज चल रही है तो वीडियो उसका आ रहा है। तो आप पहले भी पिछले साल के भी वीडियो हैं। तो जैसे मान लो कि किसी बच्चे को यदि लेट होता है कि मतलब वो वीडियो अभी देखना चाहता है, अभी नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी, तो वह पीछे के वीडियो देख सकता है। वैसे वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपको परमानेंट डेली मिलता रहे। तो डेली मीन्स इन द सेंस डेली का मतलब होता है कि कम से कम 48 आवर्स के डिफरेंस पे तो आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम लोग जा रहे हैं इस पेपर को देखने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। चूँकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी बेटा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में इसमें कुछ बच्चे IIT के भी बैठे थे, कुछ बच्चे नीट के भी बैठे हुए थे। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट IIT दोनों के लिए था पेपर बेटा, और नीट 2023 फिजिक्स। और ये टेस्ट हुआ था बेटा, आज का डेट है 15 नवंबर और ये टेस्ट हुआ था बेटा हेल्ड ऑन द 8 नवंबर को ये टेस्ट हुआ था बेटा। ओके, और पेपर का कोड ये है। पेपर अब जिनके पास पेपर नहीं होगा वो आप व्हाट्सएप पे ये सब, इसमें जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मेरा होगा, तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप, ऑनलाइन बच्चों का ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइएगा। तो आपको परमानेंट टेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह भी आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए, तो अब यहाँ पे बेटा डिस्कशन हम लोग चलने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा। पेपर टफ थोड़ा सा है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, घबरा के मत देखिएगा, वीडियो को आगे पीछे भगा के मत देखिएगा, नहीं तो वैसे ही नंबर भी भाग जाएगा। तो अच्छी तरह से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, बी अलर्ट कि नोट्स बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमको फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। चलिए, अब वहाँ पे साथ ही साथ बेटा हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करने के पहले ये बात और बता देता हूँ आपको कि एक बिग अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा पहले ही बता दूँ, हो सकता है बाद में मैं भूल जाऊँ बेटा, तो इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ। तो बेटा बिग अनाउंसमेंट ये है कि नीट 2026 के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये जो क्रैश कोर्स का डेट होगा बेटा वह नीट 2026 के लिए स्पेशल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 45 से 45 क्वेश्चन जो बच्चा क्रैश कोर्स में पढ़ लिया तो फिर आना ही आना है। तो कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, पक्का आएगा, श्योर आएगा। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमारे साल भर से पढ़ रहे हैं, जो फुल ईयर कोर्स में है, तो खैर उनकी तो बात ही निराली है। वो तो झूम के नंबर ला रहे हैं, तो टॉप करेंगे। तो फिलहाल क्रैश कोर्स है बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये डेली की जो क्लासेज होंगी, ये डेली क्लासेज होंगी 2.5 घंटे से लेकर के लगभग के अप्रॉक्सिमेटली 3 घंटे पर डे क्लासेज होंगी। यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी। सैटरडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को टेस्ट का डे होता है, तो हर सैटरडे को टेस्ट होगा। तो टेस्ट हफ्ते में 4 होगा, मीन्स पर मंथ में 4 होगा, यानी कि हर शनिवार का टेस्ट होगा। तो 5 डे क्लासेज और सैटरडे, एवरी सैटरडे देयर विल बी टेस्ट। और स्टार्ट कब से हो रहा है बेटा? तो यह स्टार्ट होने जा रहा है, अभी पूरा टाइम है, तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है यह 6 जनवरी से 6 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपके पास पूरा समय मिलता है, पूरी जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल। और दैट देयर विल बी 4 मंथ एंड दैट विल बी एनफ टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो 4 महीने पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा बेटा, 4 महीना पूरा मिलेगा। तो पहले ही दिन से क्लासें पूरी फर्स्ट क्लास की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। और डेली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बेटा, तो फिजिक्स के लिए तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपने फिजिक्स में 100% नंबर सिक्योर करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन है। अब बेटा हाँ, बस ये बात है बेटा, ये जो क्रैश कोर्स होगा, तो जानते हैं कि वीडियो हमेशा चूँकि पढ़ने पड़ता है, तो वीडियो में ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब ये वीडियो मिलेगा आपको। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, यदि आप किसी भी तरह से गोरखपुर में रह सकते हैं,
हैं और 4 महीने के लिए गोरखपुर आ सकते हैं, या गोरखपुर के सराउंडिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो आप किसी भी तरह से यदि आपकी फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो अदरवाइज आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो द बेस्ट हो और अच्छा करिए उसको, वीडियो आपको तो मिल ही रहा है। लेकिन यदि किसी बच्चे को फिजिक्स में प्रॉब्लम है और कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में डाउट है, या स्पीड की कमी है, या बेटा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है बेटा, तो मैं ये क्लास में अपनी ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ें सिखाता हूँ। क्योंकि जितनी चीज़ें मैं सिखाता हूँ उतना वीडियो बना के नहीं दिया सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको वीडियो बना दूँ सभी चीज़ों का। तो ये आप इसलिए आप ऑनलाइन इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो उन बातों को तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास में मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज जब चलते बेटा, तो ये ऑफलाइन केवल बच्चों के लिए है। तो हम ये हमारा बेटा ये हम ये कहना चाहेंगे, मेरा सजेशन होगा कि जिन बच्चों को फिजिक्स में नंबर अच्छी नहीं उठा पा रहे हैं, या फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी नहीं तैयार है, इधर उधर लपेट करके यूं ही ऐसे ही पढ़ा दिया गया है, तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूर ज्वाइन करिए P100 फिजिक्स में ST पांडे STP से। तो आज चलिए क्लासेस हम शुरू करते हैं बेटा। तो हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से देखिएगा कि यस व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर ऑफ द नीट 2026, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड। तो 2025 को पेपर को देखते हुए हमने ये इस पेपर को फ्रेम किया हुआ था। 2025 के पेपर को देखते हुए मीन्स कि इससे टफ पेपर इम्पॉसिबल है आना, इससे टफ पेपर नहीं आ सकता। तो कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों ने ही कुछ जो टेस्ट दिए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा किए हुए हैं बेटा, तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है और आप और अच्छा करिए। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बहुत अच्छा किए हुए हैं, क्योंकि पेपर को टफनेस को देखते हुए आपने जो भी नंबर पाया हुआ है तो दैट नंबर इज द गुड एंड दैट बट नॉट सफिशियंट। अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, तभी मेहनत करिए। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों बच्चे खूब जमकर भी मेहनत करिए। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो यस कम ऑन द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस का कितना आंसर आया तो उस पर ज़्यादा मत फोकस करिएगा, फोकस आप इस बात पर करिएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको क्या सिखा रहा हूँ। तो फिजिक्स जैसे मान लो बेटा कि गुणा भाग जोड़ घटाना वर्गमूल और घनमूल लेना बेटा ना, तो ये तो कक्षा 5 का बच्चा भी जानता है, कक्षा 6 का बच्चा भी जानता है। आप यहाँ पे फिजिक्स सीख रहे हैं, तो फिजिक्स सीखने का मतलब होता है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है कंसेप्ट पर जाना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कैलकुलेशन, व्हाट इज बीइंग हियर। तो आपको उन चीज़ों को समझना होता है फिजिक्स में, तब आपकी फिजिक्स अच्छी होती है। फिजिक्स जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने जो ही आता है ना, तो जो ही क्वेश्चन आता है फिजिक्स में तो तुरंत पहले यदि आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी इस समय प्रेजेंट टाइम में है, तो आपको क्वेश्चन को देखते हुए ना, आपको क्वेश्चन को जब ही देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक आइडिया बन जाती है दिमाग में कि अच्छा मैं यहाँ से वैल्यू ये ला दूँ, ये पूछ रहा है तो मैं उससे क्या करना है। और जब ये फ्रेम बन जाता है, यानी कि जब ये आइडिया बन जाती है, तो पेपर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप तो क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, बता क्या रहे हैं, दिया क्या है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये उसमें जो है इधर उधर हो रहा है, मतलब ये कि मिसकंसेप्ट हो रहा है, कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, तो उस क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, केवल वो समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम एक बार फिर से आपको अलर्ट करना चाहते हैं, हम एक बार फिर से लटकाना चाहते हैं कि क्योंकि अभी आपके पास में यदि दिसंबर को भी ले लिया जाए तो 5 महीने हो गए, नवंबर आज 15 तारीख है, 15 नवंबर है, तो 5.5 महीने हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आज जिस दिन वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इस दिन से आपका एग्ज़ाम 5.5 महीने है प्लस 2-4 दिन जो भी मई में मिलेगा वह, तो आपके पास 5.5 महीने में एटलीस्ट आपके पास आज से देखा जाए तो 5.5 महीने का समय है। दैट इज एनफ टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम। आज से भी यदि आप तैयारी शुरू करें और आज से भी पढ़ना शुरू करें आप अच्छी तरह से फिजिक्स को, तो फिजिक्स की हम केवल बात कर रहे हैं बेटा, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए यही प्रिंसिपल लागू होता है। तो हम फिजिक्स की केवल बात कर रहे हैं, तो आज से भी आप पढ़ना शुरू करें। अभी तक न पढ़ पाए हो, बहुत ही अच्छी तैयारी न कर पाए हो बेटा, तो आज से भी आप अच्छी तरह से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और यू विल गेट योर सिलेक्शन। पक्का कर सकते हैं, पर्याप्त टाइम है। हाँ, अभी ऑफलाइन बैचेज हमारी फर्स्ट क्लास या यहाँ पे आप चल रही हैं बेटा, और ऑनलाइन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हैं उनको भी आपको बैचेज जो है मीन्स वीडियोज आपको इन टाइम मिलता रहे। ओके बेटा, लेकिन जानते हैं कि यहाँ पर थोड़ी व्यस्तता होती है बेटा, तो इसलिए थोड़ा ऑनलाइन में लेट होता है, लेकिन अब आपको मिलेगा ना। हाँ श्योर, आप मन में सोचेंगे सर कहते हैं हो नहीं पा रहा, तो फिर मिलेगा बेटा, यस प्लीज़ मिलेगा। आओ फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20,
अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करोगे कैसे। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन y इक्वल टू। तो बेटा ये क्वेश्चन दे रहा है कि ट्रेजेक्टरी y को कह रहा है बेटा कि 2x माइनस 9x स्क्वायर, और ये स्पष्ट दिया हुआ कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल बेटा। अब ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपसे क्या पूछा जा सही देख लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है ना कि कह रहा है कि इफ इट वेयर लॉन्च्ड एट एंगल थीटा नॉट विद द स्पीड v नॉट, देन थीटा और v की मान पूछ रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि यह किस थीटा की वैल्यू किस डिग्री पर लॉन्च किया था और किस वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था। दिस इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट कि देखो जब भी कभी भी आपको इक्वेशन दिया रहे, पहली बात यह है कि मान लो कि ट्रेजेक्टरी वैसे दिया रहता है, कभी कभी ऐसे दिया होता है कि जैसे y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो हमें प्रोजेक्टाइल में आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो वहाँ पर y इक्वल टू x मतलब ये नहीं कहा हुआ है कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल है। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन एसिमेट्रिक पैराबोला होता है। तो ये सिमेट्रिक पैराबोला होता है, तो यानी कि y का जो इक्वेशन को देख करके आप तुरंत ही पहचान जाइए कि हाँ यह इक्वेशन जो दिया हुआ है ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। नाम चाहे दिया रहे या चाहे ना दिया रहे, लेकिन देख करके आप पहचान जाइए। तो फिलहाल होता क्या है, तो y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। आप ही जानते हैं कि ये होता है बेटा, ये होता है। तो अब आप जानते बेटा कि ये होता है। अब ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है और ये होता है। किसी भी जब भी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आने वाला ये सवाल में से होता है। अब देखो करोगे क्या बेटा, तुरंत यहाँ करना क्या होता बेटा ना कि तुरंत यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंपेयर कर दिया जाता है। कंपेयर का मतलब कि यहाँ पर देखो जो x है ना, तो इसमें भी देखो x है, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है tan थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा बराबर 2 हो गया। सीधे दिख रहा है ना, tan थीटा बराबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब आप लेकिन tan थीटा नहीं पूछा हुआ है, tan थीटा नहीं दिया हुआ है, tan थीटा आपसे पूछ नहीं रहा है। तो tan थीटा नहीं पूछ रहा है तो आप एक ट्रायंगल बना दो। अब जैसे मान लो tan थीटा बराबर 2 है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हो 2/1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब ये साइड जानते बेटा कि यदि ट्रायंगल में यहाँ थीटा रखा जाए तो यहाँ 2 रखा जाए, तो यहाँ पर 1 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। tan थीटा मीन्स क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये है परपेंडिकुलर के स्थान पे क्या है 2, बेस के स्थान पे क्या 1, तो परपेंडिकुलर हमने 2 रखा, बेस हमने 1 रखा, तो ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये √5 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो cos थीटा, चूंकि cos के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस 1 अपान √5, 1 अपान √5 हो गया। तो 1 अपान √5, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया बेटा 1 अपान √5। क्लियर। तो अच्छा अब देखो बेटा, तो 1 अपान cos थीटा बराबर 1 अपान √5। ओके बेटा। तो अब देखो बेटा, तो अब थीटा इक्वल टू, अब देखिए आपसे क्या पूछा हुआ, तो कह रहा है आपसे कि थीटा इक्वल टू कितना हुआ, तो नो प्रॉब्लम, cos इनवर्स 1 अपान √5। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में एंगल मिल गया आपको। देखो बेटा कि आप देखिए काश कहीं और है ही नहीं, तो अब दूसरा वाला पार्ट न भी करो। देखिए आप ऑप्शन पेपर आपके सामने होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। तो यदि बेटा वेलोसिटी का मान न भी निकालो तो काश केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। इसका मतलब कि ये पर मार दो, यदि बाकी न निकालो तो बी आंसर सही है। टाइम बचाना है आपको एग्जाम में, तो टाइम बचाने के लिए कोई जरूरी नहीं दूसरा पार्ट निकाल। देख रहे हैं काश कहीं है ही नहीं, पहला ही ऑप्शन में काश बेटा, दूसरे में साइन है, तीसरे में साइन है, चौथे में भी साइन है, काश अकेला ही है, बस मार के आगे बढ़ जाइए। फैंटास्टिक, आसान से क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब लेकिन चलिए अब जाते हैं बेटा कि v का मान भी निकालना, वेलोसिटी का भी मान, वेलोसिटी भी पूछा हुआ है और वेलोसिटी के मान को आप निकालना चाहते हैं। अब जा देखो बेटा, आप जैसा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे आपने उसको किया है वैसे कंपेयर किया है, ठीक वैसे ही यहाँ कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे बेटा कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बेटा 9 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख बेटा कितना है, ये सारी वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की।
तो यदि हम जितनी जो भी दिया हुआ है, अब देखो बेटा यहाँ जी है ना, तो जी का मान रखते हैं 10, तो 10/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये बराबर है बेटा, ये जी का मैंने मान रखिए, जी बराबर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा। और हाँ बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी बेटा। हाँ चलिए, तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, आ जाओ। हाँ बेटा चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो बेटा तो यहाँ पे जी की वैल्यू रख दिया बेटा, यहाँ 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू रख दिया। अच्छा, अब इसके स्थान पे ना बेटा, यहाँ पे है क्या, कितना 9, तो अब यहाँ पे आप कर सकते बेटा, यहाँ पे कर दीजिए 9 कर दिया वहाँ पर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए तो अब यहाँ 2 से कट कर दीजिए बेटा, तो 5 हो गया, 5/u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, या u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको भेज दिया 5/9 कर दिया जाए, बराबर 5/9 हो गया। अब यह देखना बेटा, यहाँ पे u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर इंटू कास की वैल्यू तो आ ही चुकी है, 1/, की कास की वैल्यू आई थी बेटा 1/√5 आया था, कास था 1/√5 आया था, तो 1/√5 इसका स्क्वायर कर दिया जाए, बराबर 5/9 हो गया। अच्छा, अब u स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, तो u स्क्वायर इंटू 1/5 इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का √5 का स्क्वायर है बेटा, 5 हो जाएगा 25 आएगा, तो 25/9 हो गया। u की वैल्यू कितनी आ गई, √25/9 हो गया, मीन्स कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने किसकी वैल्यू निकाली बेटा, आपने वैल्यू निकाल लिया वेलोसिटी की भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 था, 20 था, तो 20 के cos थीटा भी वैल्यू आ गई और आपकी वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। मीन्स कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था इसका। छोटा 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉल ऑफ द मास 0.15 किलोग्राम हिट द वॉल विद द इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। बेटा कह रहा है कि मास किसी कोई बॉल है जिसका मास है 0.15 किलोग्राम, 0.15 किलोग्राम, और वेलोसिटी को दे रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ओके 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। और कह रहा है कि एंड द बाउंस बैक विथ चेंजिंग इन इट्स स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द कॉन्टैक्ट इज 100 न्यूटन। चलो बेटा यहाँ पे F की वैल्यू भी दिया हुआ है, F बराबर दिया बेटा 100 न्यूटन दिया हुआ है, ओके। और कह रहा है कि जब ये बॉल जा रहा होता है ना, तो जब ये दीवार पर कोई वॉल है
तो जब ये वॉल पर ये टकराता है जा करके, तो फिर वह उसी वेलोसिटी से वापस हो जाता है। तो ये मास है m, वेलोसिटी है u से जा रहा था, तो जब वापस आया होगा तो क्या हो गया होगा, माइनस एम यू हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एम यू। ओके, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो गया होगा, -2 mu। और जानते हो कि जब केवल मैग्नीट्यूड बस इसका लेते हो तो -2 mu का मतलब क्या होता है कि -2 mu बॉल के लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है, तो बॉल को ट्रांसफर कितना होता है उतना ही प्लस होता है। तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा बेटा, डेल्टा पी बराबर ट्रांसफर्ड टू द वॉल कितना हो गया बेटा, इक्वल टू +2 mu। और अब आपको पता बेटा कि f की वैल्यू जब निकालते हो तो कहते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कहते हो ना, कहते हैं बेटा। अच्छा, अब यहाँ से डेल्टा टी पूछ रहा है आपसे, तो डेल्टा टी पूछ रहा है तो डेल्टा पी अपॉन एफ कर दोगे, और डेल्टा पी की वैल्यू है 2 mu अपॉन एफ कर दो बेटा, यू विल गेट योर आंसर। तो हाँ, अभी कंसेप्ट तो जानते हैं बेटा कि जो थ्योरी में आप पढ़े हुए हैं, तो थ्योरी में बहुत ही फर्स्ट क्लास का बहुत ही अच्छी तरह से ये सब कुछ आपको बताया गया था। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो गया बेटा, तो डेल्टा टी इक्वल टू हाउ मच दैट विल बी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अपन 2 गुणे एम का मान कितना बेटा, तो एम की वैल्यू कितना बेटा 0.15 इंटू यू है 12 अपॉन एफ की वैल्यू बेटा 100 है। सॉल्व कर दोगे तो आपको सीधे से आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, डेल्टा टी की वैल्यू दिया, ये सॉल्व कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे चलो बेटा, तो ऐसे कर देते हैं किसको, यहाँ चलो यहाँ पे कट कर देते हैं 2 से, यहाँ बेटा ये 50 कर देता हूँ इसको, फिर 2 से यहाँ पर ये 25 कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर 2 से ये 6 कर देता हूँ, ठीक। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई बेटा 0.15 इंटू 6 अपॉन 25 कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू और छोटा कर दिया जाए बेटा, तो और छोटा करोगे तो 30 से कट हो जाएगा, तो 15 गुणे 6 कर बेटा 90 हो जाएगा, यानी कि 0.90 हो जाएगा, 25 कर दो। ओके बेटा, तो देखो कितना आंसर आ जाए बेटा, तो जब करोगे तो लगभग जो आंसर पाओगे 0.036 पा जाओगे ना, तो डेल्टा टी की वैल्यू पा जाओ बेटा 0.36 पर है, हाँ बेटा 0.036 बेटा 0.036 आएगा सॉल्व करने पर, कर लो सॉल्व, तो 0.036 ओके बेटा, तो इतना सेकेंड तो आप यहाँ पे आंसर अपना पा जाओगे बेटा। तो बस ये था आपका कैलकुलेशन, तो कुछ भी करना नहीं। देखिए बेटा, यदि आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, भाई कैलकुलेशन कर लेना बेटा, क्लियर। चलो अब यहाँ पर बस कुछ भी नहीं करना था बेटा, डेल्टा टी की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर देखो बेटा, डेल्टा टी की वैल्यू पूछा है, यहाँ पर आ जाए डेल्टा टी की वैल्यू पूछा है तो 2 mu, जो भी m दिया हुआ है, जो भी u दिया है, जो भी फोर्स दिया है, वैल्यू रखिए, गुणा भाग कर लिए बेटा, यू विल गेट योर आंसर। तो फिर इसका आंसर था बेटा 21 का सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जो इसका आंसर था वो था बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चल बेटा 23 नंबर क्वेश्चन, तो नहीं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा कि ए मंकी ऑफ द मास 50 किलोग्राम क्लाइंब ऑन द रोप विच कैन विथस्टैंड द टेंशन 350। बेटा यह एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये कोई एक स्ट्रिंग है कोई ना, कह रहा है कि मंकी ऑफ द मास 50 kg, और यहाँ पर एक कोई मंकी है, यहाँ पर सपोज बेटा कि ये कोई एक मंकी है और ये इस पर जा रहा है, टेंशन इसमें टी है बेटा, टी का मान दे रहा है 350 न्यूटन, टेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो टेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है और कह रहा है कि 50 किलोग्राम का कोई एक मंकी है, इसका मास बेटा m बराबर ना 50 किलोग्राम है इस मंकी का ना, ये कोई मंकी है। अच्छा, अब लाइट प्रॉब्लम कर रहा है बेटा यहाँ बहुत ज़्यादा, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है?
हाँ बेटा, हाँ चलो बेटा आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना। तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब इसमें से हम लोगों को देखना बेटा कि कौन सा ऑप्शन इससे से मैच कर रहा है। आइए ये देखो बेटा, यदि मैं इसको करने का कई तरीका है, आप कई तरह से कर सकते हो। यदि यह 350 न्यूटन है बेटा और यह ऊपर है, शायद कोई एक्सीलरेशन भी दिया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं बेटा। इफ मंकी इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन भी दिया हुआ बेटा। देखिए अब ए का मान भी दे रहा है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन भी दे रहा है। अब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है। अब यदि यह इतना एक्सीलरेशन से ऊपर मूव करे तो टेंशन होना कितना चाहिए स्ट्रिंग में, कम से कम स्ट्रिंग का टेंशन कितना होना चाहिए, और मतलब कि यह कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए। तो यह जो टेंशन दिया है ना टी, यह इसका कह रहा बेटा कि यह इसका विथ स्टैंडिंग पावर है, विथ स्टैंडिंग पावर है। तो विथ स्टैंडिंग पावर का मतलब ये हुआ बेटा कि यह इसका BS है, यह इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यानी कि इतने टेंशन पे रस्सी टूट जाती है। तो यह 385 है। अब जिस एक्सीलरेशन को दिया गया है, तो इस एक्सीलरेशन से जैसा देखा जाए कि ये इस एक्सीलरेशन से वो मंकी ऊपर जा भी पाएगा या नहीं, है कि नहीं। तो चलिए जब देखा जाए कि इस एक्सीलरेशन से जाने के लिए टेंशन एक्चुअली चाहिए कितना। तो सपोज किया बेटा कि इस एक्सीलरेशन से जाने के लिए हमको टेंशन चाहिए कितना, तो किधर जा रहा है ऊपर, तो T माइनस mg बराबर m में, T माइनस mg बराबर m में, नेट फोर्स बराबर m में। जानते बेटा ये सब ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस इन द थ्योरेटिकल क्लास एल सीरीज। तो T बराबर कितना हो गया बेटा, तो T बराबर हो गया mg प्लस m में। मीन्स क्या कि T बराबर चाहिए कम से कम टेंशन मिनिमम कितना चाहिए, तो मिनिमम टेंशन चाहिए बेटा m मीन्स 50 इंटू g मीन्स 10 प्लस m 50 है ना बेटा, हाँ ठीक है 50 और इंटू a मीन्स कितना बेटा, a हो गया ये हो गया कि T इक्वल टू 50 और प्लस a हो गया बेटा m, और यहाँ पे a का मान है 4। मीन्स कि T इक्वल टू ना ये 500 प्लस 200, 500 प्लस 200 मीन्स कि T की वैल्यू है बेटा 700 न्यूटन। मीन्स कि यदि यह देखो बेटा, अब यह बहुत ही साफ सा क्लियर है कि यहाँ पर देखो बेटा 50 kg का मंकी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर जाना चाह रहा है, और जो स्ट्रिंग है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल 350 है। तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो BS बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिस पर रस्सी टूट जाती है जिस फोर्स पर, तो 385 पे टूट जाती है। और इस एक्सीलरेशन से जाने के लिए टेंशन की ज़रूरत है कितना, 700 न्यूटन। तो क्या वो मंकी ऊपर जा पाएगा, कदापि नहीं जा पाएगा, तो कभी नहीं जा पाएगा। तो ये मंकी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब नहीं ऊपर जा पाएगा तो क्या है, अब यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि T इक्वल टू 7 न्यूटन व्हाइल द क्लाइंबिंग अपवर्ड। तो कह रहा बेटा कि यहाँ पर ओके एक सेकेंड बेटा, तो कह रहा है कि T हाँ ठीक है, और फिर दूसरे में कह रहा है कि T इक्वल टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। तो चलो ठीक है, अच्छा एक सेकेंड और बेटा, इस क्वेश्चन में तो क्लाइंबिंग क्या कर बेटा कि एन आइसोलेशन ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर एंड देन क्लाइंब अप विथ एन आइसोलेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, ऊपर 0.5 से जा रहा है, 0.4 वाला शायद डाउन जा रहा है। एक इफ मंकी इनिशियली क्लाइंब डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन क्लाइंबिंग अप विथ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर से जा रहा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर जाने का 5 है बेटा, तो हम लोग वहाँ पे 4 रख के सॉल्व किए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बेटा ऊपर जाने वाला 2 दिया हुआ है, वहाँ पर 4 भी है और 5 भी है। तो जो 4 बेटा वो नीचे आने का है, जो 4 है वो नीचे आने का है, जो ऊपर जाने का है बेटा वो है हम लोगों का 5 है। तो जाइए जैसा यहाँ से फिर से चेंज कर दिया, तो T इक्वल टू कितना होगा बेटा, mg प्लस ma। तो T इक्वल टू बेटा m इंटू 50 इंटू 10 प्लस क्या 50 इंटू 5 हुआ। तो बेटा तो जब ये नीचे आता है ना,
तो जब ये नीचे आता है तो उस समय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आता है, और जब ये ऊपर जाता है इसका मतलब कि ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन कुछ और दिया हुआ है। तो ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाने वाला। तो ऊपर जाने वाले को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो टेंशन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे हो गया 500 और प्लस यहाँ पर 250 हो गया, मीन्स कि टी बराबर हो गया 750 न्यूटन हो गया। तो 750 न्यूटन हो गया। अब आइए जैसा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो कह रहा है कि टी इक्वल टू 700 न्यूटन व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो ये तो रॉन्ग हो गया, 700 नहीं है 750 है, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 पे चलिए, टी इक्वल टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, तो हम लोग इसको निकाल करके अभी चाहे तो अभी नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी बराबर जब में करके सॉल्व कर लिए अभी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हम चलते हैं सी ऑप्शन पर, रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो कह रहा है कि रस्सी टूट जाएगी। बिल्कुल सही है भाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर? क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल 350 न्यूटन है और चाहिए कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाने के लिए 750 चाहिए। तो चूंकि यह टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेस बहुत कम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बहुत ही कम है, तो यह 750 है और bs कम है। तो सिंस bs यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द रिक्वायर्ड टेंशन, जितना टेंशन चाहिए रस्सी में उससे ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है तो रस्सी पहले ही टूट जाएगी। तो इसका मतलब कि सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। और रोप विल ब्रेक व्हाइल द गोइंग डाउनवर्ड, तो अभी तो जब एक आंसर मिलेगा बेटा इसी को आंसर मार दीजिए। ठीक, अच्छा अब जो है टाइम है बेटा, तो आप बी वाले को भी निकाल कर चेक कर सकते हैं और डी वाले को भी निकाल सकते हैं। बट योर आंसर इज द फर्स्ट क्लास आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, बस इतना ही करना था आपको, आंसर था। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन बेटा क्या है, तो आइए देखा जाए। 20 नंबर 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मतलब ये कहा जाए कि नीट की एग्जाम के कंपेयर हम करें तो दिस इज ए सम टफ क्वेश्चन में आता है ना। लेकिन अभी मैं एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार, तो आप उसको यदि याद रखेंगे तो द बेस्ट विल बी ना। तो आइए चलिए देखें, जैसे मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया जाए, ये इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है, एक वेज है, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए यम। तो मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है। और मान लीजिए कि कैपिटल यम है बेटा, तो और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट स्लाइड बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस द आइसोलेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज इज ए गिवन। ओके, तो अब m बराबर इसको दिया बेटा ना, ये m की वैल्यू भी दिया हुआ है, m है 8 kg और कैपिटल M है 16 kg। ओके, तो आप जानते हो कि जब ये यहाँ स्लाइड करेगा तो इस थीटा के लिए जी साइन बनेगा यहाँ पर, तो ये बन गया पहली बात कि जी साइन, और थीटा के साथ कुछ वैल्यू दी हुई है, थीटा की 30 डिग्री दिया बेटा, तो थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो जी साइन 30 ये बन गया। ओके, जी साइन 30 यहाँ पे होता ही है, तो जानते हो जी साइन 30 बेटा इस पर होता है, और ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का ये क्या होता है बेटा, ये होता है जी। तो इस पर क्या अब फोर्स के फार्मूले लिख दिया जाए, तो फोर्स फार्मूले तो एम जी हो गया, एम जी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया एम जी, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आया एम जी कॉस 30, एम जी कॉस 30। ओके, एम जी कॉस 30, तो ये तो हो गया जी का। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी कि म्यू का मान 0 है, तो जब यह ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ पर नीचे आ रहा होगा, जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो जानते बेटा कि जब फ्रिक्शन है नहीं वहाँ पर, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास कंजर्व होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहेगी, और क्या, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कंजर्व रहेगा। मीन्स जानते बेटा कि वाला इक्वेशन m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0, तो ये डिफ्रेंशिएट करते तो क्या पाते हो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0, फिर डिफ्रेंशिएट करते क्या पाते हो m1 a1 प्लस m2 a2 बराबर 0, तो m1 a1 प्लस m2 a2 बराबर 0।
मीन्स कि सेंटर ऑफ मास में जब वेलोसिटी ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन कहाँ से होगा, तो एक्सीलरेशन भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, सेंटर ऑफ मास खुद ही कांस्टेंट होगा। मीन्स कहने का सेंस कि जब यह यहाँ से इधर नीचे आ रहा होगा तो यह ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा। तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे ब्लॉक स्लाइड करेगा। अब सपोज किया जाए बेटा कि ये जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ना, ये जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है वह ए एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है। यह सपोज किया जाए कि यह ए एक्सीलरेशन से इधर स्लाइड कर रहा है, तो चूंकि यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और आपके पास में जो मिला हुआ है जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा की यदि वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा तो साइन थीटा 1/2 हो गया, तो जी बाई हाउ मच, जी बाई 2, तो जी बाई टू मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पा गए। तो जी साइन 30 का मतलब ये हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन यहाँ पा गए। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन यहाँ पा गए बेटा, तो ये एंगल है। यदि एक लाइन में हॉरिजॉन्टल खींच दूँ तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ना, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ बन जाएगा, फिर 30 बन जाएगा। आज जब ये 5 है तो 5 यहाँ पे बन जाएगा 5 cos 30 बन जाएगा। और जब ये 5 cos 30 बनेगा बेटा तो जस्ट इसके पैरेलल ना ये 5 cos 30 बन गया। तो अब जब ये देखो ये यहाँ पर इसका 5 cos 30 बेटा, तो 5 cos 30 और इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर है ना, हाँ थोड़ा सा देख ले बेटा 1 मिनट, तो हाँ तो यहाँ पर ये बेटा देखो तो ये एक कंपोनेंट इसका जो कंपोनेंट है तो 5 cos 30 और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा हम लोग का जी यानी कि 5, तो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा 5 sin 30, ठीक। तो एक आएगा 5 cos 30 और एक आएगा 5 sin 30। अब जा देखना बेटा, तो अब यहाँ जो 5 sin 30 आया तो इसका तो कोई रोल इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो प्रेस करेगा, नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है और यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, तो ये ना तो यहाँ पर कोई इसका रोल है नहीं बेटा फिलहाल। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पर हाँ अब और क्या करना हम लोग को बेटा, तो यहाँ पर यदि हम लोग माने हैं कि इसका एक्सेलरेशन ना, इसका एक्सेलरेशन ए है माने हॉरिजॉन्टल में, तो इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना मिला, इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन मिला 5 × cos 30 √3/2 इसका एक्सेलरेशन मिला। अब जा देखिएगा, अब इसके विषय में सोचना नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब यहाँ नहीं, हमको यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं पहले बता बेटा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बस यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा। मैं अभी बहुत ही आसान सा एक लाइन का शॉर्ट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए बनाया हुआ है हमने, तो आपको मैं वो देता हूँ फिलहाल। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें पहले, उस पर जाने के पहले देखो। तो अब ये देख लिया बेटा, अब इसका हम लोगों ने माना है एक्सेलरेशन ए है और इसको माना है हमने एक्सेलरेशन क्या है बेटा m cos, यहाँ देखो इसका तो यहाँ पे था क्या 5, तो 5 का कंपोनेंट उधर क्या आया 5 का कंपोनेंट 5 cos 30, तो 5 cos 30 की वैल्यू कितनी आई 5 √3/2। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह इधर जा रहा है और ये उधर जा रहा है, ठीक। इसके सापेक्ष उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब यह यदि ब्लॉक यहीं पे रहता और ये स्लाइड करता ना, यदि ब्लॉक यहीं पर आता ये स्लाइड करता, ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि ये ब्लॉक यहीं पे रहता और ये स्लाइड करता तो यह ज़्यादा डिस्टेंस आगे बढ़ता, ठीक। लेकिन जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो यह इसको और पीछे लेकर के चला जा रहा है, यानी कि जहाँ प्रेजेंट टाइम में था उससे कम ही डिस्टेंस वह कवर करेगा। तो जब उससे कम ही डिस्टेंस से कवर करेगा, इसका मतलब कि जो इसके सापेक्ष, इस वेज के सापेक्ष जो इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगा। अब यहाँ से लाभ द कंजर्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाल करके m1 a1 + m2 a2 0 से हम सॉल्व करके उसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब यह थोड़ा सा चूँकि एग्जाम में आप इस तरह से कर नहीं पाएंगे और ये लेंदी होगा और हम ये भी सलाह नहीं देंगे कि आप इस प्रोसेस को यूज़ करिए, क्योंकि दैट विल टेक
टाइम, मोर टाइम दैट विल टेक, और बीच में फंसेगा भी। तो इससे बेटर ये बेटा कि मैं आपको आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट शॉर्टकट बनाया हूँ, जिससे आप इसका आंसर इस क्वेश्चंस के लिए विशेष करके आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर चाहे जब भी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक यदि रखा हुआ है, एक ब्लॉक के ऊपर यदि दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ बेटा, और यदि एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि जो नीचे रखा है मीन्स जो वेज है उसके सापेक्ष में दूसरे का बताओ, और एंगल कोई भी हो, यहाँ पर 30 हो, 40 हो, 50 हो, जो भी कुछ हो, तो आप क्या करना बेटा, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन, आप एक लाइन लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m, यानी कि छोटे वाले का एक्सेलरेशन बड़े वाले के सापेक्ष क्या होगा। तो आप ओके ना, तो सीधा सा आंसर मारिएगा वहाँ पर, क्या a इक्वल टू, एक फार्मूला नोट करिए बेटा, 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, तो आप वहाँ पे मत जाएंगे, आप यहाँ पे अब इस फार्मूले को आप नोट कर लें। कहीं पर भी अभी एंगल कोई भी दिया हुआ बेटा, एंगल कोई भी दिया हुआ हो, आप इसका आंसर यहाँ से बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आप इसका फिक्स रिजल्ट होता है बेटा, ए बार कोई भी एंगल दिया गया, आप जैसे फॉर एग्जांपल 3g इंटू साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन 30 अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 30। ओके, तो अब आंसर बताने के लिए बेटा बहुत ही आसानी से देखिए, 3g इंटू क्या साइन 30 1/2 अपॉन, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3g इंटू 1/2 अपॉन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपॉन हो जाएगा 2 प्लस क्या 1/4। ओके, अब a की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 3g/2 अपॉन 4 टू 9/4 आ जाए बेटा, 9/4। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 3g/2 इंटू 4/9 तो 2, ये 2 हो जाएगा 3, मीन्स कि a की वैल्यू आएगी 2g/3 ना, 2g/3। तो यदि थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर है क्या कि आपको वहाँ पर जब एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे ना, तो एग्ज़ाम पेपर देते समय ये नहीं दिखाना है किसी को कि हम बहुत तेज उखा हैं, मुझे लंबा सवाल आता है सॉल्व करें, नहीं। हाँ, अभी कहेंगे सर कि लेकिन याद कैसे करेंगे, बहुत आसान भाई, इतना को तो करना ही पड़ेगा बेटा ना, अदरवाइज तब इस प्रोसेस से करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो और ये प्रोसेस थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा लेंदी है बेटा। तो मैं चूँकि प्रूफ कर करके रिजल्ट निकाला हूँ फर्स्ट क्लास का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रिजल्ट को यदि याद कर लें, ये ब्लॉक के ऊपर आपके इसमें इस क्वेश्चन में जब भी बदलेगा कुछ चेंज होता ही नहीं है, क्वेश्चन का बिल्कुल फिक्स है बेटा। अब ये एंगल केवल बदलेगा, तो कभी 30 देगा, कभी 60 देगा, कभी 45 देगा। आज का जब 30 रहे, 60 या 45 रहे, अब देखें बेटा कि यहाँ भी साइन है, नीचे साइन स्क्वायर है, बस ये सीधा सा वेरी फैंटास्टिक ना। तो वेरी स्मार्ट ट्रिक बेटा, वेरी फैंटास्टिक बेटा, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट बेटा, आप इसको तुरंत ही नोट कर लें कॉपी में। क्लियर? और डिटेल भी चाहते हैं बेटा, तो मैं डिटेल भी इसका दे दूंगा, पूरा डिटेल, पूरा प्रूफ तरीके, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, बस इसको ले लीजिए, और नहीं हुआ तो व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा अभी ग्रुप में, तो पूरा प्रूफ ही देखिएगा इसका ना बेटा। प्रूफ करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, तो आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते बेटा। नोट कर लिए होंगे आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, तो 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चंस थोड़ा सा सभी के सभी थोड़ा सा बड़े हैं और इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसे छोटा क्वेश्चन है, ग्राफ पर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया गया। तो कह रहा है कि द करेक्ट मोमेंटम हाइट। आप देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, आप जानते हैं कि अभी
अभी 2024 में भी क्वेश्चन ग्राफ का पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया, और देखिए उसी पैटर्न पर दिया हुआ है एक ऐसा ग्राफ की जो हो सकता है कि शायद ही आपका सही हो। आप देखिए बेटा, यदि आपके सही किया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्लियर करिए। आइए देखिए मैं बताता हूँ। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 पेपर में देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बाल इज द थ्रोन वर्टिकली अप, एक बाल को ऊपर थ्रो किया गया है वर्टिकली अप, ओके। जेड एक्सिस को कह रहा है कि ऊपर की तरफ है फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कि द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ यानी कि पीएच ग्राफ आपसे पूछ रहा है। तो आपको यू वेलोसिटी से किसी बाल को यम मास का कोई बाल ऊपर थ्रो किया जा रहा है और कह रहा है कि पीएच ग्राफ बताना है आपको, ठीक। अच्छा, अब जा देखिए बेटा, वी स्क्वायर होता क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2GH हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, अब यदि कहा जाए कि ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है तो ठीक है। अब चलो बेटा, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि h बराबर क्या हुआ, h बराबर क्या हुआ, तो h बराबर यदि कहेंगे कि h बराबर क्या हुआ बेटा, तो क्या कहेंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और आप कहेंगे कि 2g है। इस माइनस को हटाने के लिए यदि h बराबर, क्योंकि ये वैल्यू v का मान जब वस्तु ऊपर जा रही है तो v की वैल्यू घटती जा रही होगी, तो v का मान वैसे भी कम है तो माइनस माइनस हो करके प्लस हो जाना है। तो प्लस से बेटा देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये माइनस वैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यानी कि आप या ऐसे कर दो कि प्लस लगा दीजिए या यू स्क्वायर कर दीजिए, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान क्या, अपान 2g, ओके। अच्छा, अब जो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यदि बेटा, यदि यम से मल्टीप्लाई कर दिया, यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वी स्क्वायर के डेल्टा पी बनेगा, और नीचे यम स्क्वायर आ जाएगा तो डेल्टा पी बनेगा। तो अब आपको, लेकिन हम लोग को देखना है केवल किसके विषय में, हम लोग को केवल देखना बेटा कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी चाहे तो कर सकते हैं। तो h बराबर मैं वैसे ही कर देता हूँ, तो एम यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपान यहाँ पर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2m स्क्वायर जी लिख सकते हैं ना बेटा। तो नीचे तो ये कांस्टेंट है। अब देख रहे हैं बेटा ऊपर क्या दिखा रहा है, तो अब ऊपर दिखा रहा है h इक्वल टू पी टू, एच इक्वल टू P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर दिखा रहा है बेटा, है ना। अब ये है। अच्छा, अब जानते हो कि कहीं पर भी ग्राफ में हम कैसे ग्राफ खींचते हैं, तो इधर पावर कितना है 1, इधर पावर कितना है 2, तो पावर किसका कम है बेटा, h का। तो P और h के बीच में ना, यानी कि आप यहाँ पे चाहें तो डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यदि डेल्टा पी का स्क्वायर कर दिया जाए, फिर यूं ही ऐसे ही रहने जाए समझने के लिए ना बेटा, इसको समझने के लिए ऐसे ही रहने दिया जाए। तो अब आप देख रहे हैं बेटा कि यह जो है एच, या आप चाहो तो भी ऐसे भी समझ सकते हैं इसको बेटा। देखो अब इसको मैं इधर ला दूँ P2 को ना, तो P2 स्क्वायर बराबर, देखो बेटा P2 को इधर ला दूँ, यहाँ पर हो गया क्या, P2 इधर लाऊंगा तो P1 स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा ये इधर ला दिया तो P1 स्क्वायर उधर ही है, तो इधर लाए ना, ये माइनस h हो जाएगा, बेटा h हो जाएगा। तो अब जब देखिए यहाँ पे बराबर कर दूँ, अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना बेटा। तो देखिए, तो अब ये क्या बना रहा है बेटा, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर P1 का पावर यानी P2 की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है, h के साथ चेंज हो रही है। ये जो P1 है तो कांस्टेंट है, तो P1 तो कांस्टेंट है, तो a का पावर 2 है और a का पावर h है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बनना है, पैराबोला बनना है, पैराबोला बनना है, ठीक। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि पैराबोला बनना है। तो अब आप देखेंगे कि ए बी सी डी में कौन कौन पैराबोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेट लाइन है, कैंसिल कर दीजिए, वो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 मे बी पॉसिबल। ऑप्शन नंबर 3 तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा मे बी पॉसिबल, क्योंकि पैराबोला वहाँ भी है। ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट पॉसिबल। तो 1 नंबर और 4 नंबर तो आपको पहले से कैंसिल कर दीजिए, क्यों संभव ही नहीं है, क्योंकि पैराबोला बनना है। अब रही बेटा कि यहाँ पर पैराबोला में अब सवाल है कि 2 वाला सही होगा कि 3 वाला सही होगा, यानी कि बी सही है कि सी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल कर दीजिए आप। तो ए तो वैसे कैंसिल कर दिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, डी को आपने कैंसिल किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। अब आपके पास में ऑप्शन बचा हुआ बेटा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो बी एंड सी। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर देख बेटा बी ऑप्शन में कह रहा है कि स्लोप, देख बेटा हम लोग के स्लोप का क्या आया है, माइनस आया हुआ है,
यहाँ पे माइनस है ना, तो अब यहाँ पे क्या बेटा कि यह अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि वो संभव नहीं है। तो अच्छा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या रहा कि नीचे आ रहा है, यानी कि ये एक बात और भी बेटा कि जैसे जैसे वैल्यू एच की, जैसे जैसे वैल्यू एच की बढ़ रही है ना, जैसे जैसे वैल्यू एच की बढ़ रही है, तो अब डायरेक्शन का भी मेन पॉइंट है, तो जैसे जैसे वैल्यू एच की बढ़े बेटा पी की वैल्यू क्या हो रही है, पी की वैल्यू घट रही है। और इसमें क्या दिखा रहा है कि जो बी ऑप्शन है उसमें दिखा रहा है कि जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ रही है पी की वैल्यू भी बढ़ रही है। बात समझ रहे ना, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, ये दिखा रहा है बढ़ना और ये दिखा रहा है घटना, क्योंकि एरो के डायरेक्शन में ही आप चलेंगे। तो एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो जैसे जैसे एच का मान बढ़ रहा बेटा तो पी की वैल्यू घट रही है, तो पी की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब कि किस पे आंसर मानना था, तो आंसर था, ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर था सी ऑप्शन, तो आंसर वाज द सी ऑप्शन। अब जब आपके पास इतना नॉलेज होगा तब आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन आस्क्ड इन जस्ट विद इन 3 years or 4 years before in any conditions of the area। अब हम उस समय मीन्स ऑफ द इंडिया, तो आप ये बताइए इंडिया के किसी कंपटीशन में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ना बेटा पहले ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब ये मीन्स है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में फिर से आने की, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इन सब क्वेश्चंस को समझना होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि क्या सब लोग इसको कर लेंगे, इस क्वेश्चंस को, दिमागी ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, लीनियर मोमेंटम और हाइट के बीच का ग्राफ पूछ दिया तो ये तो बहुत ही आसान सा ग्राफ है। लेकिन क्या आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या आज के पहले आपने कभी भी लीनियर मोमेंटम हाइट के ग्राफ को सॉल्व किया था? नहीं किया हुआ है। तो जब एग्जाम में वो पहले आ जाता है, जब मान लिया अभी एग्जाम में वो आ गया ना, जैसे अभी नीट जैसा 2025, तो नीट 2024 में देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में ग्राफ पूछा था ना, किसी फोटॉन के लिए नीट 2024 के पेपर को देखिए, तो लीनियर मोमेंटम से नहीं, शायद लेमडा 1/λ स्क्वायर के बीच में पूछा था, 1/λ स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में पूछा था। तो अब 1/λ स्क्वायर और काइनेटिक, हाँ 1/λ स्क्वायर याद आ रहा है मुझे कि 1/λ स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में पूछा हुआ था। तो अब जब ये फार्मूला आपको याद होगा, वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का सवाल था, तो जब वो याद रहेगा तभी तो करेंगे ना। तो ऐसे ही जैसे मान लिया फिर मान लिया वही दोबारा, तो वही फिर दोबारा पूछेगा नहीं, कुछ नया आएगा। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको तोड़ करके कैसे आप अपना ग्राफ आंसर सही करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो फिर आप चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो अब है हम लोग बेटा ये चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। चलो तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बेटा कि ये बुलेट ऑफ द मास, क्या बेटा कि ये बुलेट ऑफ द मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, और क्या है, जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग। तो बेटा कोई एक मड है, मड मीन्स कोई कीचड़ का दीवार है बेटा, तो एक मड वाल है ना, और इसकी थिकनेस है डी बराबर दिया बेटा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मास है बुलेट का एम की वैल्यू दिया हुआ बेटा 20 ग्राम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, ये 20 ग्राम दिया हुआ है, और उसकी वेलोसिटी भी दिया हुआ बेटा, यू का मान दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या कह रहा है, और फिर ये भी कह रहा है बेटा कि इफ द वॉल ऑफर ए मीन रेजिस्टेंस 10 पर -2, क्या बेटा कि एफ की वैल्यू भी दिया हुआ है, एफ, और जो एफ की वैल्यू बेटा वह 2.5 × 10⁻² है, तो 2.5 × 10⁻² न्यूटन है। ठीक, जैसे मान बेटा कि यह एक कोई दीवार है, और कह रहा बेटा कि ए बुलेट ऑफ मास सो मच, और यह ये बुलेट है, तो जब ये बुलेट जा कर के इस पर टकराती है ना 1 मीटर पर सेकंड से, यू का मान दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड से, तो यह कितना इस पे बुलेट पे कितना फोर्स लगाता है, एफ ये वैल्यू दी हुई है आपको, यू की वैल्यू दी है 1 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कि द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज। अब कह रहा बेटा कि जब ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी ना, जब बाहर जाएगी बुलेट,
जब बुलेट बाहर निकलेगी तो वो किस स्पीड से बुलेट निकलेगी, आपको v की वैल्यू बतानी है। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा अब देखो, अब वैसे कहोगे बेटा बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो अब कहोगे कि v का मान सर निकालने के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं भाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as कर दीजिए, बस यही एकदम बहुत सिंपल सा सवाल बेटा। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू आई तो बतानी है आपको। हाँ, u का मान तो आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 इंटू, अब ये बेटा f/m कर दीजिए, f/m कर दीजिए, और इंटू यस 20 सेंटीमीटर 20 गुणे 10 पर माइनस 2 कर दिए, सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकाला बेटा, तो अब v स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करिए माइनस 2 गुणे f की वैल्यू जब निकालोगे ना बेटा तो पा जाओगे 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे 20 गुणे 10 पर माइनस 2 पा जाओगे। और जब सब कुछ सॉल्व कर दो, गुणा भाग कर लो बेटा इसका, और जब सब कुछ कर लोगे ना तो आप पा जाओगे 1 माइनस, सॉल्व करके देखो बेटा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.50 पाओगे। 5 v इक्वल टू अंडर रूट 0.50 यानी कि v बराबर पा जाओगे ना, v बराबर पा जाओगे कितना पा जाओ बेटा, तो v बराबर पा जाओगे 0.7 पा जाओगे, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड पा जाओगे। ओके, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड के पास पा जाओगे बेटा। तो यानी कि ऑप्शन, हाँ बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना, लगभग यही पर आएगा। हाँ ठीक है, तो यही आएगा बेटा। तो आंसर है बेटा इसका, आंसर इसका है, आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आपका, समझ रहे हो, देख रहे हो ना बेटा। देखो डी, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यानी कि यह डिस्टेंस पार करनी है। तो जब बुलेट यहाँ टकराई, बुलेट टकराई यहाँ पर बाहर निकली, तो यहाँ पर टकराई यू से, बाहर निकली वी से, तो जो एनर्जी का लॉस हुआ बेटा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक, एनर्जी का लॉस हुआ। अब इसको लाभ कंजप्शन ऑफ एनर्जी से भी, आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, लाभ कंजप्शन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हो। कैसे, पहली एनर्जी कितनी, दूसरा नियम देखो बेटा, पहली एनर्जी कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर ना, बाद की एनर्जी ये हो गई। तो पहले की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी कितनी थी बराबर जो है बाद वाली एनर्जी कितनी थी, दोनों का डिफरेंस निकाल दो बेटा। तो हाफ mu स्क्वायर माइनस क्या, हाफ mv स्क्वायर कर दो। अब बराबर कहाँ खर्च हुई होगी, तो यह बुलेट को मतलब ये दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर निकलने में खर्च हुई होगी। तो बराबर कहाँ, f गुणे यस कर दो ना बेटा, ये गुणे यस कर दो। अब देखो बेटा, अब आपसे ए भी का मान पूछा हुआ था, तो देखो, तो अब इसको उधर भेज दो, तो आप कह सकते हो ना कि हाफ mv स्क्वायर, देखो बेटा इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो हाफ mv स्क्वायर उधर चला गया, तो बराबर कितना आ गया, हाफ m u स्क्वायर, ये उधर गया ना बेटा, तो उधर जाके प्लस हुआ, ये माइनस होगा, माइनस f इंटू यस हो गया। देखिए बेटा, देखो, तो अब चाहो बेटा ना, यदि आप करना चाहो तो देखो बेटा, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट बता दिया, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ना हाफ mu स्क्वायर माइनस क्या, माइनस f इंटू यस कर दो। अब इस क्वेश्चन को बेटा या तो चाहो कि थर्ड इक्वेशन लगा दो, तब वहाँ से निकाल दो, या कि इस इक्वेशन से लगा के सॉल्व कर लो, या नहीं तो चाहते हो ना, यदि चाहते हो इससे लाभ कंजर्वेशन से ऐसे करना, तो फिर ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, और यहाँ पर इंटू 2 कर दो, ठीक। और यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे mv स्क्वायर बराबर कितना आ जाए बेटा, तो mv स्क्वायर बराबर आ जाएगा mu स्क्वायर माइनस 2 इंटू f इंटू यस कर दो, ठीक बेटा। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो v स्क्वायर बराबर m से डिवीजन करोगे तो ये m हटा दो, u स्क्वायर अब माइनस 2f इंटू एस बटा m, देख रहे हो। तो ये तो कौन सा आ गया, देख रहे हो ना, हाउ मच फैंटास्टिक। तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हम लोगों ने, तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो सीधे देख रहे हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2f अपन m इंटू यस आ गया ना, हाउ मच फैंटास्टिक फिजिक्स। तो बेटा तो फिर वही आ गया। अच्छा, अब जब इतना लाभ कंजर्वेशन लगाए तब ना मिला है वह, तो हम क्या करने को ये सब करें बेटा, क्या करने को ये सब करें, हम सीधे नहीं लगाते थर्ड इक्वेशन, देख रहे हो, सीधे थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो हमने सीधे थर्ड इक्वेशन लगा दिया बेटा, हमको तो टाइम बचाना है ना, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही तैयार कर लो अपना, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। अब आपका भी देखो बेटा, अभी आप सही किए होंगे, तो हमको उम्मीद है बेटा कि आपका ज़रूर सही होगा, ये क्वेश्चन आसान सवाल है, गलत नहीं हुआ होगा, ठीक।
तो हमको यहाँ पे बेटा पूरा क्वेश्चन सभी को डिस्कस करना है नंबर वाइज, क्योंकि किसी का कुछ सही होगा, किसी का कोई से गलत होगा बेटा, तो हम हर बातों को ना डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन, चलो देखो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये लिफ्ट इज द मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलेरेशन ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल ना, तो ये भी क्वेश्चन बेटा सबका सही होगा। तो लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट, द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल as observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground ना। चलो देख बेटा ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक लिफ्ट है, अब इसमें एक आदमी है जो लिफ्ट में खड़ा है, और यह क्या करता है बेटा कि एक बाल को अपने छोड़ देता है, एक बाल दिख रहा था। अब लिफ्ट जो है देखो बेटा किधर जा रही है, तो लिफ्ट इज मूविंग डाउन तो बेटा विथ एक्सेलरेशन बेटा, तो ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है। तो जब ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही होगी बेटा, लिफ्ट ना, तो बेटा ये लिफ्ट है, तो यहाँ पे लिख दो कि लिफ्ट। तो जब ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी तो बाल को सीधो एक्सेलरेशन एक किस में आ गया, लिफ्ट किस में आ गया बेटा, तो जानते हो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, सब पढ़ा चुका हूँ ना। एक इसमें हो गई इनर्शिया में, तो बाल किस में हो गया बेटा, बाल हो गया नॉन इनर्शिया में। तो बेटा अब जैसे मान लो कोई बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, और मान लीजिए कि आपको इनर्शिया नॉन इनर्शिया बेटा नहीं क्लियर है, तो मैं जो एल सीरीज है प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे एल सीरीज है, तो एल सीरीज नीट 2026 के लिए वहाँ पर है, तो आप वहाँ पे जाइए बेटा, वहाँ पे इनर्शिया नॉन इनर्शिया मैं बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ हूँ, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ करके नोट्स वगैरह अपना बना करके प्रॉपर तैयारी कर लीजिए। तो इनर्शिया नॉन इनर्शिया क्या होती है बेटा, चलिए तो ये नॉन इनर्शिया हो गई, और ये बाल किस में आ गया, नॉन इनर्शिया में। तो जानते बेटा कि जो बॉडी नॉन इनर्शिया में आती है वह वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है, तो वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है, यानी कि किधर पा गई, अब ये ए डाउनवर्ड है लिफ्ट का, तो ये पा गया माइनस से ऊपर की तरफ आ गया। अब बाल के पास एक एक्सीलरेशन तो जी था ही, तो अब नेट एक्सीलरेशन बाल का कितना हो गया, जी माइनस ए हो गया, तो जी माइनस ए विल बी द एक्सीलरेशन। तो जी माइनस ए किसके रिस्पेक्ट में है, ये तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, तो या तो कहें कि हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, या तो हम कहें कि इस मैन के रिस्पेक्ट में है। तो यह जो मैन ना, तो ए डैश बाबा क्या हुआ, ए मैन इन लिफ्ट, तो जो मैन इन लिफ्ट है वो क्या देखेगा, जी माइनस ए देखेगा। अच्छा, और जो आदमी रेस्ट में है तो उसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो रेस्ट में है तो खुद ही इनर्शिया में है, तो इनर्शिया के सापेक्ष ना बेटा, इनर्शिया के सापेक्ष ये भी इनर्शिया में, देखो ये लिफ्ट भी इनर्शिया में है, वो भी इनर्शिया में है, आदमी भी देखने वाला, तो जो एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर है इस बाल का, वो भी इनर्शिया में, वो भी इनर्शिया में, तो दोनों बराबर ही देखेंगे। तो अब देखो बेटा, अब जो आदमी बाहर है ना, ए मैन इन रेस्ट ऑन ग्राउंड, यानी कि वो भी इनर्शिया में ही है, तो दोनों बराबर ही देखेंगे, यानी कि जी ही होगा, तो जी होगा। तो आंसर किस पे मारना था, ऑप्शन वाज सी, 26 का सी ऑप्शन, तो 26 का सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा कि देखो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, और बिल्कुल ही यह देख रहे हैं बेटा, इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 फोर्सेज स्टार्ट एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, दिस फोर्सेस आर द रिप्रेजेंट बाय, देखो बेटा बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये फोर्स जानते हो बेटा कि जब कभी भी कोई किसी भी फ्रेम पर जब बहुत सारे फोर्सेज इस तरह से कहीं पर किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर लग रहे होते हैं कि वह एक रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पॉलीगॉन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, तो लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन के अनुसार वो सभी फोर्सेस का सम 0 होता है। अब वो चाहे वह 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो,
फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मान लो कि यहाँ एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। बात सपोज क्या है, कुछ भी हो। तो अब जैसे बेटा कितने हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना बेटा। तो यानी ऑक्टागन है, मीन्स यूनिफॉर्म ऑक्टागन है। तो जैसे मान लो बेटा यह फोर्स है, 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 यह भी है, यह भी है और यह भी है, और सभी बराबर है ना, सब बराबर है। देखो बेटा सभी बराबर है यार, जैसे देखो सब बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, यह सब बराबर, देखो बेटा यह सब बराबर है, ठीक। तो जानते हुए कि इनका सम जो होता है, कहीं पर भी बहुत सारे फोर्सेज हो, चाहे जितने भी फोर्स हो, चाहे वह 3 हो, मतलब ये पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो पॉलीगॉन का मतलब कि 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। पॉलीगॉन में 2 से ज़्यादा ही होते हैं, तो पॉलीगॉन में 2 से ज़्यादा ही होते हैं बेटा। अब चाहे वो 3 हो, चाहे वह 30 हो, तो यदि वह रेगुलर पॉलीगॉन पे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं बेटा, तो इनका एफ नेट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर भी एफ नेट क्या होगा, यहाँ पर भी एफ नेट बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो एफ नेट बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि कोई भी फोर्स नहीं आएगा, चाहे वह पेंटागन हो, चाहे वह हेक्सागन हो, चाहे वह ऑक्टागन हो बेटा, चाहे हेप्टागन हो, कहीं पर भी कोई भी हो, यदि वह 2 से ज़्यादा है, पॉलीगॉन है, रेगुलर का मतलब क्या होगा बेटा, कि उनके जो डायरेक्शंस हो वह एक ही सेंस में होने चाहिए। एक सेंस का मतलब ये हुआ कि या तो सभी क्लॉकवाइज होने चाहिए, या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। मतलब देखो बेटा यहाँ पर कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। या चाहे वो सब रहे तो सब, या तो सभी क्लॉकवाइज रहे। अब यहाँ पर क्या है, सभी एंटी क्लॉकवाइज हो, या तो सभी क्लॉकवाइज रहे, या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज रहे, ठीक। तो अच्छा, अब जानते हो, यदि मैं कहूँ ना बेटा कि अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉ में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, पिछले साल की वीडियो में आपको मिलेगा। अब मैं एक फोर्स को यदि हटा देता हूँ बेटा ना, और मैं कहूँ बेटा कि यदि एक फोर्स यहाँ पे नहीं है, और बताओ कि इसका सम कहाँ पर होगा, इसका सम कहाँ पर है, सभी फोर्सेस का सम बताओ कहाँ पर है। तो यदि देखो बेटा यहाँ पर कितना है, एक साइड खाली है ना, तो मैं कहूँ कि ये सबको जोड़ करके इनका सम कहाँ पर आएगा, तो कहोगे कि सर जो इनिशियल वाला है ना, जो इनिशियल वाला फोर्स है आपका है, वहाँ से जो अंत वाले के, देखो पहले वाले का, फर्स्ट वाले का टेल और अंतिम वाले का हेड, यदि अंतिम वाले का हेड यदि मिला दिया जाए, तो फिर तो सबका पूरे पॉलीगॉन का रिजल्टेंट निकल जाता है। यानी कि यदि यहाँ पर देखो बेटा एफ बराबर, मैं कहूँ कि एफ नेट कितना है, तो कहोगे सर कि एफ नेट बराबर है एफ, यानी सबको जोड़ दें यदि जो, तो हम वैल्यू क्या पाए भाई, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी एक फोर्स की जगह खाली है, तो ये फोर्स की जगह खाली तो वही एफ है, यानी कि सबको जोड़ने के बाद आएगा क्या, एफ आएगा। सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। क्या प्रिंसिपल इसका होता है, तो चूंकि सबका सम ये है, और यहाँ पर आपने एक ठीक उतना ही उल्टा जोड़ दिया, तो सबका सम ये है और आपने वहाँ पे उल्टा ही जोड़ दिया, दोनों का सम हुआ बराबर 0 हो गया, इसलिए 0 आता है, इसीलिए वो 0 आता है। तो चलिए फिर यहाँ पर डिस्कस कर दिया बेटा इस बात को भी। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या पूछा था, कह रहा था कि द पार्टिकल विल ए बी नाउ मूव विथ वेलोसिटी। तो कह रहा है कि इतना फोर्स लगा हुआ तो वह कैसे मूव करेगा, तो बेटा कह रहा है कि लेस देन वी, कह रहा है कि अब वी से पहले ना, अब कह रहा है कि वो वी से कम वेलोसिटी से मूव करेगा। भाई कम क्यों करेगा, कोई फोर्स थोड़े लगा हुआ है उस पर उल्टे दिशा में। तो चलो एक गलत ऑप्शन है, कह रहा है ग्रेटर देन वी, आइसोलेट भी नहीं कर रहा है, 0 है। सी ऑप्शन में क्या रहा बेटा कि मॉड ऑफ दिस डायरेक्शन एंड लार्जर देन वी सी, गलत बेटा। वी रिमेन अनचेंज, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो वी के मान में, यानी स्पीड के मान में ना बेटा, देखो यह वेलोसिटी का यानी कि स्पीड है यह, तो कह रहा है कि स्पीड में कोई चेंजिंग होगी, तो नो, तो स्पीड भी क्या बना रहेगा बेटा, कांस्टेंट बना रहा है। कौन सा आंसर हो गया, तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। तो 27 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन से आइए, देखिए यहाँ पे क्या करा है। तो यहाँ पर है हम लोग का एक कोई प्लेन है इस तरह से, और ये 5 kg का एक यहाँ पर ब्लॉक बेटा, और यहाँ पर एक ब्लॉक है 3 kg का। एक 3 kg का ब्लॉक बेटा। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, और यहाँ पर कौन सा फोर्स बेटा, ये है mg। चले हाँ बेटा, कुछ और यहाँ पे देख लिया जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया mg,
ये हो गया नॉर्मल एन, ये क्या हो गया बेटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा। ओके, ये हो गया एम जी कॉस थीटा। चलिए अब आपसे एक पूछ क्या रहा है, सही देख लिया बेटा। हाँ बेटा, अब आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ द मास m1, ये इसको नाम दिया बेटा m1। कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, किस पर, m1 पर। तो हम लोगों क्वेश्चन को समझिएगा ठीक से। तो कह रहा बेटा कि अच्छा होल सिस्टम इन रेस्ट, तो सिस्टम को कह रहा बेटा कि होल सिस्टम इज इन रेस्ट, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो फोर्स ऑन m1 बाई प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है वह m1 पर कितना फोर्स लगा रहा हमको ये कैलकुलेट करना है बेटा। चलिए अब आप करोगे कैसे, आइए बेटा अब हम लोग करेंगे कैसे, इस पे चलते हैं। अब चूंकि एक बात तो कन्फर्म है बेटा, एक बात कन्फर्म ये है ना कि यह फोर्स और यह फोर्स दोनों बराबर हैं। यदि बराबर नहीं होंगे, देखो बेटा यहाँ टेंशन रस्सी में टेंशन कितना है टी, यहाँ पर भी है टी, ठीक। तो यदि यह फोर्स और यह फोर्स बराबर नहीं होंगे, यह बेटा इधर पुल कर रहा है, यह इधर पुल कर रहा है, कह रहा है कि सिस्टम रेस्ट में है ना। हाँ बेटा देखिए डायग्राम के नीचे वाले लाइन में देखिए, सिस्टम इज इन रेस्ट शब्द स्पष्ट दिया हुआ है। तो जब स्पष्ट दिया हुआ है तो m1 जी साइन थीटा बराबर m2 जी के बराबर होगा ना। तो जब बराबर होंगे दोनों फोर्स बेटा, इस साइड का देखना, इस साइड का फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो सिस्टम रेस्ट में रहेगा। तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। अच्छा अब यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पे m1 और m2 का कुछ देखो बेटा, जी से पहले हटा दीजिए। अब यहाँ पर आया m1 साइन थीटा इक्वल टू m2 आया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से बता सकते हैं आएगा m2 अपन m1, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए अब देखो बेटा, अब यहाँ पे चूँकि साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पहले निकाल दें, तो साइन थीटा बराबर कितना, m2 का मान 3 है और ये 5 है, तो 3/5 आ गया बेटा। तो देखो तो साइन थीटा की वैल्यू आपको देखते देखते मिल गई। तो अब जब बेटा यहाँ जैसे मान लीजिए कि यह कोई ट्रायंगल है और ये थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 आएगा, पक्का आएगा। इसे स्क्वायर करके उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, फिर रूट ले लेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो ये वैल्यू 4 आनी है, ये तो कंफर्म हो गई भाई। अच्छा अब सवाल ये है कि हमको इसकी ज़रूरत कहाँ पे थी, तो ज़रूरत थी बेटा देखो यहाँ पे कास आया हुआ है ना। अच्छा जब ये सिस्टम रेस्ट में है तो यहाँ पर जानते हो ये नॉर्मल फोर्स, देखो ये यानी कि जो यह प्लेन है ना, तो यह प्लेन पर फोर्स, यह ब्लॉक इस पर फोर्स कितना लगा रहा है, mg cos लगा रहा है, mg cos थीटा डाउनवर्ड लगा रहा है। तो यह जो प्लेन है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, यही नॉर्मल जो होता है वह प्लेन के द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया फोर्स होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था n पूछा हुआ है, n बराबर mg cos थीटा हुआ। तो n बराबर m का मान कितना है 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो गया 50 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस थीटा भी आप निकाले हैं 4/5 आ जाएगी। तो 4/5 से कैंसिल हुआ बेटा और n की वैल्यू आई 5, यहाँ पे 5 आ गया, अब 5 इंटू 10 आ गया, 10 आ गया बेटा, और 10 इंटू 4 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 5 10 ना 40, यानी कि 40 न्यूटन आ जाएगा बेटा, 40 न्यूटन। यानी कि आंसर कौन सा बेटा, बी ऑप्शन। तो आंसर है हम लोगों का, आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप फिर से चेक कर लें फटाफट, हो गया। तो सिस्टम रेस्ट में था। तो अभी इतना फटाफट आपको एग्जाम में देखो बेटा, आपको एग्जाम में जानते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वह एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, यही आपका स्टैंडर्ड टाइम है।
45 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का आपके पास समय होगा। यदि आप केमिस्ट्री में से और बायो में से 15 मिनट 10 मिनट बचा लेंगे तो आपको 1.25 घंटा मिलेगा। यानी कि आपको मैक्सिमम मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पर 2 मिनट तो नहीं ही मिल रहे हैं, बहुत हो जाएगा तो 1.25 मिनट 1.5 मिनट, यही है ना। यानी कि आपको 70 से 80 सेकंड के अंदर हर हाल में क्वेश्चंस को करने ही करने हैं, 70 सेकंड 75 सेकंड के अंदर। तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी करिए। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। और अब चलते बेटा अगले नंबर पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि ये बुलेट ऑफ द मास सो मच मूविंग द हॉरिजॉन्टली और विथ स्पीड 400 मीटर पर सेकंड हिट द वुडन ब्लॉक ऑफ द मास 3.9। देखो बेटा 0.1 बुलेट कोई है और एक बुलेट कोई है ना बेटा, और ये बुलेट है 0.1 kg की और ये 400 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और यहाँ पर एक कोई ब्लॉक है, ये कितना है, ये कोई एक ब्लॉक बेटा जो कि 3.9 किलोग्राम केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो बेटा तो ये 3.9 kg का 3.9 kg का है और यह एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है जहाँ पर म्यू, इसका एक फ्रिक्शन भी जहाँ पर म्यू है ना। और ये ब्लॉक जा करके यहाँ पर, ये 0.1 kg का है, जा करके यहाँ पर टकरा जाता है और टकराने के बाद इम्बीडेड इनसाइड द ब्लॉक, ये दिया हुआ है कहा कि द बुलेट गेट इम्बीडेड इनटू द ब्लॉक एंड मूव 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि जब बेटा जाके यहाँ टकराता है तो यह ब्लॉक मूव कर जाता है और यहाँ चला जाता है ना, यहाँ चला जाता है ये ब्लॉक, और यहाँ पर बुलेट इसमें धंस गई है, इसमें ना बेटा, इसमें बुलेट धंस गई है, बुलेट ये इसी में है, फंस गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका मास 0.1 प्लस 3.9 यानी कि कितना हो गया बेटा, अब ये हो गया होगा 4 किलोग्राम हो गया। और कह रहा है कि 20 मीटर दूर तक ये गया हुआ है, कह रहा है कि 20 मीटर दूर तक गया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, जानते हो कि यस बराबर होता है क्या, v²/2 म्यू जी होता है। फार्मूला याद करवाया हूँ आपको, म्यू की वैल्यू आपको बतानी है तो म्यू बराबर क्या करो, म्यू इधर ले आओ बेटा और v²/2 जी इंटू यस कर दो, ठीक। अब म्यू बराबर क्या हुआ, 400 गुणे 400 है बेटा, 4 दिया हुआ है और 2 गुणे जी कर दो बेटा, 10 कर दो और यस का मान 20 मीटर है बेटा, ठीक। अब यहाँ से एक जीरो यहाँ से हटा दो, ये जीरो बेटा यहाँ से हटा दो, बाकी का सॉल्व कर दो, आप आंसर अपना पा जाओगे बेटा। तो आप अपना आंसर पा जाओगे आप 400 मीटर पर सेकेंड बेटा ना, तो आप आंसर पा जाओगे कितना, नहीं तो यह कुछ और ही गड़बड़ी हो रही है बेटा। यस उसका मान क्या पूछा है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पूछिए, क्या पूछा, यस बराबर v²/2 म्यू जी। तो चलो बेटा आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से ज़्यादा देखना, कुछ और भी दिया हुआ है बेटा इसमें। तो यह ब्लॉक का वेलोसिटी नहीं बेटा 400 मीटर, 400 मीटर बुलेट की वेलोसिटी है बेटा ना, तो 400 मीटर बेटा बुलेट की वेलोसिटी है। चलो हाँ बेटा आ जाओ देखना। तो अब यहाँ पे ये 400 मीटर जो है ना बेटा, ये 400 मीटर यहाँ की वेलोसिटी नहीं है बेटा, 400 मीटर यह केवल बुलेट की वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी बुलेट की है। तो हमको तो इसकी वेलोसिटी की ज़रूरत है ना भाई, तो इसकी वेलोसिटी बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा बेटा, ठीक। और क्यों, क्योंकि जो यह कोलिजन हुआ बेटा वह परफेक्टली इनइलास्टिक इम्बिड हुआ है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बेटा क्या करोगे, अब यह मास एम यू, तो एम यू बराबर बुलेट इसमें धंस गया है तो एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी करोगे ना बेटा, तब आपका वी आई की वैल्यू आएगी ना। तो क्योंकि ये जो 400 दिया है ना बेटा तो खाली बुलेट का है, और यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू जब धंसने के बाद बुलेट इसमें से धंस गई तब वो किसी वेलोसिटी से जाएगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ना। यस जो वैल्यू होती है 20 मीटर। तो अब पहले हम लोग वी की मान निकालना बेटा, तो वी बराबर एम यू अपॉन एम प्लस एम हो गया। अब वी की वैल्यू यदि निकाला जाए तो एम का मान कितना बेटा, एम का मान 0.1 है, तो 0.1 इंटू 400 है
और ये कितना बेटा, ये आया है हमारा v बराबर 0 पॉइंट नहीं m प्लस m कितना बेटा, तो 0.1 प्लस क्या 3.9 है। तो ये कितना हो जाए बेटा, ये हो गया 40 और ये हो गया 4, यानी कि कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड आया बेटा। तो ले बेटा, तो अब यहाँ जब कोलिजन हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, तो हमारे समझ से बेटा सभी लोग ये सब बातें पढ़े हुए हैं, तो किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। आप इसी स्पीड से समझते जा रहे होंगे जैसे मैं आगे लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बेटा जब ये कोलिजन के बाद में यह वेलोसिटी पाया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी केवल पा रहा बेटा। तो 10 मीटर जब वेलोसिटी पाया तो कितना दूर जाएगा, तो जानते हो आपको फार्मूला याद करवाया हूँ। कौन सा फार्मूला, तो आपको फार्मूला याद करवाया बेटा, क्या होता है यहाँ पर याद है ना, यस बराबर क्या होता है v²/2 म्यू जी, ये फार्मूला याद करवाया हूँ। आपको म्यू का मान पूछ रहा है, तो म्यू बराबर क्या करोगे, म्यू इधर लाओ और v²/2 इंटू जी इंटू यस कर दोगे। ठीक, अब म्यू की वैल्यू रखो बेटा, अब ये 10 मिला हुआ है तो 10 इंटू 10 करो और अपन 2 इंटू 10 इंटू यस बराबर 20 मीटर दिया ही है। अब सॉल्व कर दो, म्यू बराबर क्या पाओगे, 10 से बेटा 10 हटा दो और एक जीरो से ये भी जीरो हटा दो, ऊपर कुछ भी नहीं है और 1/4 है, यानी कि 0.25 है। ओके, दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर है सेकेंड ऑप्शन बेटा। तो आपका जो आंसर सही है वो है, क्वेश्चन नंबर है 29। तो 29 का आंसर जो सही है बेटा, कंसेप्ट आपका जो क्लियर हुआ है यहाँ पर, तो आपका आंसर है बेटा बी ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो 29 का क्या आंसर सही है बेटा, बी ऑप्शन। ओके, चलिए क्लियर हो गए होंगे, तो आसान सवाल है, सबका सही होगा हमारी समझ से बेटा, ये सब तो सही ही होगा सबका। आइए अगला क्वेश्चन 29 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, तो 30 नंबर क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ द मास है 10 किलोग्राम स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन ए surface with an initial velocity of the 9.8 meter per second, the coefficient of friction between the 0.5 है। ठीक बेटा, the distance covered, तो बेटा s पूछ रहा है केवल बस ना, तो बेटा 30 नंबर में s पूछ रहा है बेटा, तो क्या करिए v²/2 म्यू जी कर दीजिए बस, वो तो कुछ है नहीं बेटा। तो आसान सा सवाल है, आंसर चेक कर लेते हैं बेटा इसका। तो चलो बेटा, तो क्या कर रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ द मास 10 किलोग्राम है बेटा, 10 किलोग्राम का ब्लॉक स्लाइड करा किसी सरफेस पर, तो हॉरिजॉन्टल इनक्लाइंड प्लेन दिया नहीं है, तो इनक्लाइंड प्लेन नहीं दिया बेटा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं। तो v² बेटा, तो v का मान दिया हुआ बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो 9.8 इंटू 9.8 कर दीजिए बेटा और अपन 2 इंटू 0.5 इंटू 9.8 कर दीजिए। 9.8 का आंसर बेटा s बराबर आ जाएगा 9.8/5 इंटू 10 हो जाएगा बेटा, तो 1.0 हो गया, यानी कि यस बराबर 9.8 मीटर, यही आंसर भी हो जाएगा बेटा। तो ये सब हाँ बेटा, बस यही इतना ही पूछा बेटा, बहुत आसान सवाल था। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर नंबर बी है बेटा, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। ओके, तो सीधे केवल बस देखो बेटा, सारी वैल्यू दी हुई थी और केवल आपसे यस डिस्टेंस पूछा हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यही सब बातें आपकी एग्जाम में। आओ अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक है, आज देखा जाए, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिक ऑफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर। चलो बेटा, कह रहा है कि यहाँ पर बेटा एक हेमिस्फेरिकल डिक है, यानी कि हेमिस्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बेटा हेमिस्फेयर टाइप का है, मतलब क्या बोलेंगे, हाफ गोला है ना, तो इस टाइप का है बेटा। ठीक, और यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस में, छोटा इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जैसा देखा जाए, यहाँ पर कोई एक इंसेक्ट बेटा, यहाँ पर कोई एक इंसेक्ट है, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको, और बड़ा बना दो बेटा, चलो या फिर से खींच दें क्या, चलो बेटा फिर से खींच देते हैं, आओ हाँ बेटा, समझाने के थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दे। चलो बेटा देखो, तो यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। यहाँ पर कह रहा है कि ये कोई एक इंसेक्ट है, यहाँ पर, यस, एंड दिस इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अपवर्ड, यानी कि यह इंसेक्ट जो है ना बेटा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जानते बेटा कि जब ये इंसेक्ट है कोई, तो ओके इंसेक्ट है,
तो इसका मास जो भी कुछ होगा m होगा तो mg तो इसका नीचे काम करेगा ही करेगा, mg इसका नीचे काम कर रहा होगा। और यहाँ से ये है बॉटम, यहाँ पे बेटा ये है बॉटम, तो ये है रेडियस इसका r और ये हाइट बेटा h मान लिया जाए, ये हाइट है ये h, और यहाँ से यदि मिला दिया है इसको तो ये भी रेडियस ही बनेगा बेटा, ये भी r है ये भी r है, जानते हो ये रेडियस है इसका। और यह यदि हम इसको मान लें बेटा कि r मान लें और इसको थीटा माने तो थीटा मान ले बेटा, तो चलिए और हाँ बेटा थीटा हम लोग इसको मान लेते हैं, तो थीटा बेटा हम इसको मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे r है और ये थीटा मान रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा r cos थीटा, इतना हो जाएगा, इतना r cos थीटा हो गया, ले सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, और अब मैं कहूँ कि ये h बराबर क्या होगा, तो h बराबर क्या होगा, बोलो बेटा ये h बराबर क्या होगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था r था, और इसमें से हम r cos थीटा माइनस कर दें तो r माइनस r cos थीटा कर दें तो h की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि r1 माइनस cos थीटा कर देना, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन में है क्या बेटा, थोड़ा सा इसको देखते हैं, चलिए बेटा अब यहाँ पर जैसा इसको यदि आगे आप इस तरह से बढ़ाओ तो देखो बेटा यह एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। अच्छा अब यह mg है, तो बेटा इस एंगल के लिए mg है, तो इस पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा mg साइन थीटा आएगा। अच्छा तो जिस पे mg आएगा साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा mg cos थीटा आएगा बेटा, और यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा फ्रिक्शन जो काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, तो फ्रिक्शन तो जो सरफेस है बेटा, फ्रिक्शन तो हमेशा सरफेस पे ही होगा, तो यहाँ पर हमारा Fr काम कर रहा होगा। ठीक, चलिए अब जानते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर यह इंसेक्ट ना, यह इंसेक्ट कह रहा है कि h हाइट पर से वो स्लाइड कर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो मान लिया कि वह यही हाइट है ना, फ्रॉम हियर ना इंसेक्ट स्लाइड्स, तो मान लिया जाए बेटा कि वह इस हाइट पर से वह इंसेक्ट क्या हो रहा है, स्लाइड करके वो नीचे गिर जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में यह स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, यदि यहाँ से वो स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो mg साइन थीटा है, जो फ्रिक्शन वो कम पड़ रहा है, तो mg साइन थीटा जब वहाँ से स्लाइड करेगा जहाँ से mg साइन थीटा की वैल्यू ना ग्रेटर हो जाएगी, किससे, Fr से ग्रेटर हो जाएगी, तो जब mg साइन थीटा की वैल्यू Fr से ग्रेटर हो जाएगी तो वह वहाँ से स्लाइड कर जाएगा। बात समझा। चलो अब बताना हम लोग को क्या बेटा, तो बताना है हम लोगों को कि हाँ बेटा, तो अब हम लोग को बताना बेटा कि अब यहाँ पर mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा की वैल्यू जब Fr से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा अब Fr की वैल्यू जानते हो कि Fr बराबर क्या होता है, Fr बराबर होता है μ1 होता है। अब n बराबर क्या होता है बेटा, तो देख रहे हो n कहाँ पर है, यह रेडियस है ना, तो हम यह रेडियस है, तो रेडियस हमेशा सरफेस पर क्या होता है, रेडियस हमेशा सरफेस पर, यानी कि रेडियस हमेशा जो बॉडी होगी सरफेस होगा हेमिस्फीयर का, तो रेडियस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस परपेंडिकुलर है, यानी कि यही डायरेक्शन हो जाएगा किसका, n का, तो यही बेटा यही दिशा होगी n की ना, नॉर्मल की, तो यानी कि नॉर्मल किसके बराबर हो गया हमारा, mg cos थीटा के बराबर हो गया। तो Fr बराबर μ1 होता है, तो Fr बराबर μn मीन्स mg cos थीटा लिख सकते हैं, तो mg cos थीटा, तो mg ना mg साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू किसके, μmg cos थीटा, तो देखो बेटा तो μmg cos थीटा, तो एक बात तो क्लियर हो गई थी, mg से कैंसिल हुआ और यहाँ पर हमको मिल गया कि tan थीटा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू हो गया। अब देखो बेटा ये चीज़ आप जानते ही हो ना, तो हम लोग यदि थोड़ा सा एक काम किए होते तो हम लोग यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे ना अपना टाइम बचा सकते हो,
टेन थीटा की वैल्यू अब यहाँ इतना प्रूव करने के बाद आया कि टेन थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो म्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ फिलहाल बराबर लिखोगे तो कहोगे कि टेन थीटा की वैल्यू हमको म्यू मिला है, म्यू बराबर क्या मिला हमको, टेन थीटा मिला हुआ। तो अब इतना करने के बाद पता चला, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि यूज़ किया जाए तो ये वैल्यू हम लोग जहाँ से स्लाइडिंग कर रहा है तो थीटा का मान तो हम वैसे ही बता सकते हैं। थीटा का मान कैसे वैसे बता सकते भाई, तो जानते हो कि जब कोई वस्तु स्लाइड करके गिर रही होती है, यानी कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी सरफेस पर है और उसको रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन एक बिंदु पर, उस बिंदु पर वो वस्तु स्लाइड करती है, तो जहाँ वस्तु स्टार्ट स्लाइडिंग, जिस बिंदु पे वस्तु स्टार्ट स्लाइडिंग, तो वह वस्तु पे हमेशा उसी को बोलते हैं, उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि वहाँ तक तो रुकी थी, अब वहीं से वो स्लाइड करना शुरू कर रही है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। तो लिमिटिंग पॉइंट पर हमेशा ना बेटा, लिमिटिंग पॉइंट पर हमेशा टेन थीटा बराबर म्यू होता है। तो इस बात को हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, कब होता है, कहाँ पर होता है, एट लिमिटिंग पॉइंट ओनली, एट लिमिटिंग पॉइंट ना, एट लिमिटिंग पॉइंट ओनली। अब बात ये होती है थोड़ी सी कि पहचान जाना उसको कि हाँ ये लिमिटिंग पॉइंट है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको पहचान लो। तो यदि आप पहचान लेते हो तो फिर आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका टाइम थोड़ा सा बचा लोगे। तो फिलहाल चलो बेटा, अब यहाँ पर हम लोग चाहे अब यहाँ डायरेक्ट लिख दिए होते तो बेटा, अब चाहे वो डायरेक्ट लिख दिए होते या चाहे प्रूव करके निकाल दिए, डज नॉट मैटर। तो हम लोग हालांकि यहाँ प्रूव करके निकाल दिए कि वो होना क्या चाहिए। अब चलो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू, अब बेटा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू अब म्यू के बराबर आई, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या कुछ वैल्यू म्यू का दिया हुआ है। तो दिया हुआ है म्यू बराबर दिया हुआ है 0.75, तो यहाँ पर म्यू इज गिवन, म्यू इक्वल टू 0.75 दिया हुआ बेटा। तो जब म्यू की वैल्यू दिया हुआ है तो देयरफॉर नाउ यू कैन यूज सिंस टेन थीटा इक्वल टू, कहोगे टेन थीटा इक्वल टू 0.75 दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू बराबर दिया हुआ है ना, टेन थीटा बराबर की म्यू बराबर दिया बेटा 0.75 दिया हुआ बेटा। तो आप कह सकते हो ये दिया हुआ म्यू बराबर 0.75, तो आप कह सकते हो टेन थीटा बराबर 0.75, तो मीन्स कि टेन थीटा बराबर क्या हुआ 0.75 को क्या लिख सकते हो बेटा, 0.75 को आप लिख सकते हो ना 75/100 कर सकते हो, 75/100 कर सकते हो कि नहीं। अच्छा, अब टेन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब कहीं पर भी कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो कि जो यहाँ 3 हो यहाँ 5 हो ना, बेटा कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो कि यहाँ पर 3 हो और यहाँ पे 5 हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4/5 आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। अब रही बात यह है कि हमको बताना क्या था, हमको तो बताना था h की वैल्यू बतानी थी, कि हमसे ये पूछा था कि कितनी हाइट तक वह इंसेक्ट जा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया था कि कितनी हाइट तक जा रहा है, तो हमको यही h निकालना था। h की वैल्यू हमको पहले ही मिली हुई थी, h बराबर सो मच, ये मिला ही हुआ था। अब h की वैल्यू यदि बताना है तो r की वैल्यू यदि पता हो तो cos थीटा की वैल्यू तो हमको मिल ही चुकी है। अब r रेडियस कुछ दिया हुआ था, रेडियस शायद देखो बेटा, रेडियस हाँ रेडियस 1 मीटर दिया बेटा। तो ये जो बाउल है देखो बेटा, ये जो बाउल है उसका रेडियस दिया है r बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, r बराबर 1 मीटर दिया हुआ। तो अब h की वैल्यू बताने में नो प्रॉब्लम। तो ये 1 मीटर 1 माइनस 1/1 माइनस, अच्छा अब देखो बेटा, अब यहाँ पे cos की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा है ना, देखो यहाँ पे क्या बेटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। देखो r बराबर h बराबर r 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस क्या कॉस है ना, तो कॉस का मान कितना आया, तो कॉस का मान अभी हम लोग निकाले हुए बेटा। तो फिर से लिख देते हैं इसको, देखो तो h बराबर r 1 माइनस कॉस थीटा ये है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हम लोग डायग्राम से निकाले हुए बेटा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाले अभी भी। देखो यहाँ पे कितना मिला हम लोग को, cos 4/5 मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे ले लीजिए 4/5, तो h बराबर कितना हुआ 1 मीटर और 1 माइनस 4/5, हो गया बेटा।
तो h बराबर कितना हो गया, तो 1 मीटर और 1/5, ठीक, 1/5 यानी कि h बराबर है बेटा, यदि हम इसको 100 सेंटीमीटर में लिख दें, 100 सेंटीमीटर 1/5 कर दें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक बेटा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आया इसका आंसर हुआ बेटा, आंसर हुआ 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो इंसेक्ट है, देख बेटा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन का नंबर है बेटा, क्वेश्चन कौन सा सॉल्व हो रहा है, ये 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल कर सकते हैं आप इसको, हाँ बेटा ना, थोड़ा सा आप टेक्निकल सवाल कर सकते हैं बेटा। तो देखिए, तो अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना कैसे था, इस क्वेश्चन को आप फ्रिक्शन का सवाल है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा सोचना ज़्यादा है यहाँ पर। फिर देखो बेटा, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसके डिक पर, यानी कि बॉटम पर, ये कोई बाउल है, यानी कि हेमिस्फेरिकल यानी आधा अर्धवृत्त कोई है ना, नहीं क्या बोलेंगे, अर्धगोला बोलेंगे, तो आधा गोला है कोई ना, तो हेमिस्फीयर। तो वहाँ पर बॉटम पर कोई एक इंसेक्ट है, कोई कीड़ा एक है, और वह सीधा वर्टिकल ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा जा रहा है, और आपको कह रहा है कि वह जो बाउल का रेडियस है वह 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, और म्यू का मान दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू दी हुई बेटा, देखो 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया है रेडियस और एक दिया है म्यू की वैल्यू। म्यू का मान दिया हुआ 0.75 दिया हुआ। कह रहा है कि बताओ वह इंसेक्ट कितनी ऊंचाई से गिर जाएगा, यानी कि जहाँ से गिरेगा मतलब कि कितनी ऊंचाई तक वो चला जाएगा, कहाँ से वो गिरेगा, यानी कि कहाँ से वो स्लाइड कर जाएगा। तो जानते बेटा कि ये था ओवरऑल कंसेप्ट। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बेटा देखा, माना कि यहाँ थोड़ा डायग्राम बनाया और देखा यहाँ कि माना कि यहाँ से यहाँ तक इंसेक्ट जाता है, वहाँ से स्लाइड कर जाता है, गिर जाता है वहाँ से। तो एमजी सीधा पहले सबसे पहले जो फिक्स है उसको खींच दिया। एमजी को हमने पहले बेटा, एमजी को हमने पहले फर्स्ट क्या किया, एमजी को पहले फर्स्ट हमने डाउनवर्ड ड्रा कर दिया बेटा। देखो एमजी को हमने सबसे पहले डाउनवर्ड ड्रा कर दिया, ये एमजी खींच दिया। अब एमजी खींचा बेटा, तुरंत यहाँ पे देखा कि ये रेडियस है, तो यहाँ पर रेडियस जानते बेटा कि नॉर्मल रेडियस पर ही होता है, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। एमजी के 2 कंपोनेंट लिए, एमजी कॉस थीटा कर दिया, एमजी साइन थीटा किया बेटा, और यह एंगल हमने थीटा माना तो हमारा ये एंगल भी थीटा हो गया, इसलिए हमने वहाँ पर ऊपर थीटा लिया था। तो एमजी कॉस थीटा हो गया, ठीक। अच्छा, एमजी साइन थीटा हो गया, ये एमजी साइन थीटा हो गया। जानते बेटा कि अब एमजी साइन थीटा तो इंसेक्ट को नीचे खींच रहा है, तो आखिर वह जब चढ़ रहा था, जब यहाँ पे था तब भी तो एमजी साइन थीटा खींच रहा था, जब यहाँ था तब भी खींच रहा था, जब यहाँ था तब भी खींच रहा था एमजी साइन थीटा उसको नीचे। उस समय जो भी थीटा बना होगा वो उसी एमजी साइन थीटा व फोर्स हमेशा उस पर काम कर रहा। तो एमजी साइन थीटा उसको नीचे तो हर बिंदु पे खींच रहा था, तो वो गिर क्यों नहीं रहा था, इसलिए नहीं गिरा था कि उस समय फ्रिक्शन ज़्यादा था। अब चूंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, या थीटा के साथ बेटा एमजी देख रहे हो ना, तो एमजी नॉर्मल उसका कंटिन्यू चेंज हो रहा है, नॉर्मल यहाँ है, एन बराबर एमजी कॉस थीटा है। तो चूंकि थीटा की वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे एन का मान घटता जा रहा है, एन का मान घट रहा है, क्यों, थीटा का मान बढ़ रहा है, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो नॉर्मल घटेगा, क्यों, क्योंकि जानते हो कि कास है ना, तो एन नॉर्मल बराबर किसके है, एमजी कास है, तो कास थीटा की कास 0 बराबर मैक्सिमम होता है और कास 90 बराबर 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है जब, तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो नॉर्मल घट रहा है, तो जब फार भी घट रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स घट रहा है, तो अब वह ऊपर चलता चला जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स घटता जा रहा है उसका, तो ये पॉइंट आएगा जहाँ से वह स्लाइड कर जाएगा, गिर जाएगा। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ दे एग्जामिनर, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से कह दे कि जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऐसे वैसे बताओ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है कि रिमेन कांस्टेंट है। तो बच्चों के दिमाग में आ जाएगा ना कि फ्रिक्शन फोर्स है तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंसेक्ट वही है और सरफेस वही है, तो वह तो कांस्टेंट होगा। नहीं भाई, कांस्टेंट कहाँ पर है, आपको चेक करना होगा ना, आपको चेक करना होगा कि क्या थीटा का मान कांस्टेंट है, तो थीटा का मान कहाँ कांस्टेंट है। देखो बेटा, जब इंसेक्ट यहाँ था तो थीटा हमारा इतना था,
जब इंसेक्ट वहाँ पहुँचा तो थीटा इतना हो गया, जब ऊपर गया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, देख रहे हो, जब और अभी ऊपर जाता तो और बड़ा हो जाता। तो थीटा की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना हमारी, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। जब थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है बेटा तो बराबर कहाँ है, बात समझ रहे। तो अच्छा, अब तो थीटा, तो चूंकि थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी तो एम जी तो नॉर्मल हमारा घट रहा था, इसलिए वह एक बिंदु से स्लाइड करेगा। तो जहाँ पर मिनिमम हो गया वहाँ पर उससे स्लाइड कर गया। तो जेट बेटा, तो अब जहाँ से स्लाइड किया तो अब वह पॉइंट तो हमने वैसे ही, तो देख बेटा अब यहाँ पे माना कि हमने यहाँ से स्लाइड किया है तो अब वो हाइट हमने ले लिया, ये हमारा हाइट हो गया और यही हमको बताना था एच का मान। अब पूरा हमारा रेडियस ये था बेटा, एच था, तो यह इतना हिस्सा आर, यह आर ए भी है रेडियस बेटा, तो आर है तो ये आर cos थीटा हुआ बेटा। तो एच बराबर क्या हुआ हमारा, ये इतना हिस्सा पूरी में से ये इतना माइनस कर दो तो हमारा ये आ जाएगा। तो जो बेटा, तो हमने एच बराबर यहाँ वैल्यू निकाल लिया, तो एच टू आर माइनस आर cos थीटा कर दिया। तो अब एच की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया बेटा, एच बराबर क्या हो गया, आर 1 माइनस cos थीटा हो गया। बात समझा बेटा। अब देखो, और ये था, अब यहाँ से वैल्यू क्या करना था बेटा, अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब थीटा की वैल्यू के लिए बेटा ये इतना हिस्सा जो है ना, ये इतना हिस्सा केवल हमको थीटा की वैल्यू बताने के लिए करना होता है। तो अब हम लोग चाहे बेटा ना, तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको इतना करें, या तो चाहे बेटा तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर ना बेटा, ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर म्यू होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से स्लाइड करेगा वो लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो हम अपना ये इतना हिस्सा टाइम, ये इतना टाइम बचा सकते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, जब यहाँ तक पहुँच गए बेटा, अब इसमें tan थीटा बराबर 0.7 म्यू का मान 0.75 दिया हुआ था, तो म्यू की वैल्यू आपने रख दिया, tan थीटा बराबर 75 सो मच, tan थीटा बराबर 3/5 आ गया बेटा। और इसके बाद बस सॉल्व कर दिया, cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी और cos थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दिया cos थीटा का, यहाँ पर वैल्यू आ गई और आंसर मिल गया आपको, अपना फैंटास्टिक आंसर मिल गया। तो अब इस तरह का क्वेश्चन, चूँकि यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम से दे करके आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कम्युनिटी एग्जामिनेशन। तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, अब यह नहीं है अब 20 सेंटीमीटर आंसर आया, तो अब ये नहीं जरूरी है कि इसका आंसर कितना है 20 सेंटीमीटर, ये नहीं आपको याद करने की जरूरत है, या ये नहीं इस पर फोकस करने की जरूरत है। ज़रूरत इस बात पे है कि हमने इंसेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट हमने कैसे बनाया, हमने नॉर्मल कैसे खींचा, हमने वहाँ पे फ्रिक्शन कैसे निकाला, वो स्लाइड कर रहा है तो उस समय हमने क्या लाइन बोला, आप उस पर फोकस करिए, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो, अब है हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते बेटा। हाँ, तो 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, देखिए कि यहाँ पे क्या रहा है कि ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑन ए लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर एक कोई क्या बेटा कि ये कोई लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है ना, यह कोई एक लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अच्छा, और क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन वेरीज म्यू बराबर। देखो बेटा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो म्यू का मान कह रहा है कि 0.3x है, यानी म्यू की वैल्यू बदलती जाती है ना, म्यू की वैल्यू बदल रही है, 0.3x है। फिर x is the distance traveled on the plane. The body will have maximum speed. The body will have maximum speed. तो कह रहा है कि body will have maximum speed. maximum speed पूछ रहा है बेटा। तो जानते बेटा कि v मैक्स होने का एक नियम होता है, तो मैं बार बताया बेटा कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है बेटा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यस, तो ये लाइन याद है या नहीं याद है? हाँ, पक्का याद होगा, श्योर याद होगा आपको। तो अच्छे बच्चों को याद रहता बेटा हमेशा ही, तो आपको ये लाइन जरूर याद होगी। तो क्या सिखाया था कि एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वेलोसिटी मैक्स कब होती है बेटा, वेलोसिटी मैक्स तब होती है जब एक्सेलरेशन 0 होता है। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होता है, तो ऐसे ही कहते हो कि x विल बी मैक्स व्हेन v विल बी 0। जब वेलोसिटी 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो दो लाइनें हमेशा याद हो कि जब भी कभी कहे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो कह रहा है वेलोसिटी बराबर 0, तो वेलोसिटी 0 कर देना। और जब भी कभी कहे कि वेलोसिटी मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट को, जो एक्सेलरेशन को 0 करा बेटा। तो वेलोसिटी मैक्स कब होती है बेटा, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब होती है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो जानते हो बेटा कि ये क्या हो गया, mg।
ये क्या हो गया एन, ए हो गया एम जी, ए थीटा हो गया बेटा, ये 45 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया एम जी कॉस 45 आ गया। और ये एन हो गया बेटा, और यहाँ कौन सा आया, यहाँ पे आ गया एम जी साइन 45 आया, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एफ आर आ गया। अब यहाँ पे पहली बात ये बेटा कि हमको कंडीशन तो पता ही है, आइसोलेशन को जीरो होना चाहिए। तो आइसोलेशन को जीरो होना चाहिए, तो आइसोलेशन का पहले मान निकालोगे तब ना जीरो करोगे। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बटा एम कर दिया जाए तो आइसोलेशन आ जाएगा। तो ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर मतलब कितना होता है बेटा, एफ आर बराबर म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, ठीक। अच्छा बोलो ए बराबर क्या हुआ, ए बराबर हुआ एम जी साइन थीटा ना बेटा, एम से मास डिवीजन भी करना होगा ना बेटा, तो अपन एम कर देना। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, आप पूरे को बेटा यम कर दोगे तो एक्सेशन लिख पा जाओगे बेटा यहाँ पे। और जब एक्सेशन मिल गया आपको तो अब यहाँ से यम 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 सब कैंसिल कर दोगे। और जब बेटा सब कैंसिल करोगे तो ए बराबर क्या पा गए, जी को बाहर ले लो और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके। तो अब ये अच्छा एक्सेशन को क्या होना चाहिए, तो अभी आपने बोला कि एक्सेशन को जीरो होना चाहिए। कंडीशन लगा दीजिए सिंस ए बराबर जीरो होना चाहिए, तो जीरो बराबर क्या करोगे जी और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके। अब चलो बेटा, अब ये जीरो होना चाहिए, तो जब बेटा जब यह जीरो है तो ये जी तो जीरो हो नहीं सकता, जी का मान तो कांस्टेंट है। तो सिंस जी कैन नॉट बी जीरो देयरफॉर दिस ब्रैकेट शुड बी जीरो। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना बेटा। तो यानी कि म्यू बराबर क्या होना चाहिए, तो साइन, तो म्यू बराबर आ गया सीधे टैन थीटा होना चाहिए। तो म्यू बराबर टैन थीटा होना चाहिए ना बेटा, यानी कि म्यू बराबर टैन थीटा होना चाहिए। तो मिल क्या रहा है हम लोगों को, एक मिनट, कहाँ तक हम लोग चले गए भाई, तो स्पीड ज़्यादा पकड़ ले रही नहीं बेटा। चलो आओ, अब यहाँ पे बेटा अब क्या करना है कि अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा, तो आप देख लेते हैं। तो अब साइन थीटा माइनस म्यू, म्यू का मान दिया है 0 पॉइंट ना, और म्यू का मान दिया बेटा 0 पॉइंट कितना था बेटा, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। म्यू बराबर था बेटा 0.3x, 0.3x ना इंटू कॉस थीटा ना, बराबर ये हो गया 0। तो चलो बेटा अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, क्योंकि बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो थी वो म्यू का मान दिया हुआ है 0.3x दिया हुआ है। तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको। तो साइन ये क्या हो जाए बेटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 0.3x और इंटू क्या, इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चलो तो 1 बाई, तो यह ऐसे कर दो बेटा, कैसे, चलो भाई ठीक है ऐसे ही कर दिया जाए। तो 1 बाई दो बेटा, अब साइन थीटा की वैल्यू रख देना बेटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो गया, तो साइन, तो आगे हम लोग का साइन 45 डिग्री और बराबर 0.3x इंटू कास 45, कास 45 देखो बेटा, कास 45, ओके। और कास 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो x बराबर कितना बेटा 1/0.3 हो गया ना, x/0.3 हो गया। तो x/0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कि x/0.3 को लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं, यानी 3.3 मीटर लिख सकते हैं। तो दैट इज द आंसर, यानी कि आंसर था इस क्वेश्चन का बेटा कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ एक बार समझ लो बेटा थोड़ा सा इसको। 32 नंबर क्वेश्चन है, हो गया 32 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है यार देखिए, यह एक इनक्लाइन प्लेन है, सिंपल सा शब्दों में समझा दे बेटा, यह इनक्लाइन प्लेन एक है, ठीक। देखो बेटा यह एक इनक्लाइन प्लेन है और यहाँ ये ब्लॉक रखा हुआ है और एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा यहाँ पर, और उसका मास वगैरह जो भी कुछ हो, चलो बेटा तो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो मास मान लिया कि m है बेटा, तो ये mg जस्ट एक्टिंग डाउनवर्ड,
और ये बेटा थीटा 45, तो ये एंगल भी होगा 45, तो ये कितना हो गया mg cos 45, और नॉर्मल क्या हो गया बेटा, एंड ये हो गया नॉर्मल पर यहाँ पर, ठीक, ये है नॉर्मल। ये सब बातें आप तो जानते हो, बहुत आसान सी बात है बेटा। और ये mg sin थीटा डाउनवर्ड काम कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है। तो अब फ्रिक्शन में ऑलरेडी चूंकि हैज़ बीन मेनी टाइम्स डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो इसको नीचे एक्सेलरेट कौन करने वाला फोर्स बेटा, mg sin 45, इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने वाला है mg sin 45, और इसका विरोध कौन कर रहा है बेटा, fr, तो इसका विरोध कर रहा है fr, डाउनवर्ड कौन इसे ले जा रहा है mg sin 45। तो नेट फोर्स कितना बॉडी पे काम कर रहा है, तो जानते बेटा कि जो एक्सीलरेट करा रहा है उसमें से दूसरे वाले फोर्स को माइनस कर दिया जाता है। तो mg sin थीटा में से fr को माइनस कर दोगे, तो देखो बेटा हमने क्या किया है, mg sin थीटा में से fr को माइनस किया है, और फिर क्या किया है, तो ये तो नेट फोर्स आया ना, और नेट फोर्स में मास डिवीजन करोगे तो एक्सेलरेशन पा जाओगे। तो m देखो बेटा यहाँ पर हमने m से डिवीजन कर दिया है। अब क्या मिला, अब mg sin थीटा, fr का मान जानते हो बेटा μ1 होता है, आपने μ1 लिख दिया, फिर n का मान रखे हो, म्यू mg cos थीटा हुआ बेटा, देखो यहाँ पे यह n और यह mg cos थीटा, दोनों वर्टिकल फोर्स ये है, ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में, दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं बेटा। तो ये वाला ना, ये वाला हमेशा इसके बराबर होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो n बराबर क्या हो गया, तो mg cos 45, तो mg cos 45 यानी कि mg cos थीटा लिखा हुआ है, बाद में मान रखा जाएगा। तो a बराबर दो बेटा, अब ये बराबर ये हो गया, तो n का वैल्यू रख दिया। अब m से डिवीजन किया तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी है, m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे बेटा g है, g इसमें भी है, g इसमें भी, g आपने बाहर निकाल दिया, और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो गया। अब a बराबर आया सो मच, लेकिन जानते हो कि यहाँ कंडीशन आपको मालूम है, 1D में पढ़ी हुई कंडीशन, कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब वेलोसिटी उस बिंदु पे मैक्सिमम होती है जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, वहाँ पे वेलोसिटी मैक्स होती है। तो आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी बेटा, तो अब वेलोसिटी वहाँ मैक्स होती है जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन को 0 करना है, क्योंकि वेलोसिटी को पूछ रहा है कि वेलोसिटी किस डिस्टेंस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि जब यहाँ से ब्लॉक को छोड़ दिया, अब ब्लॉक को छोड़े तो कह रहा है कि बताओ कि कितने मीटर चलने पर, कितना मीटर जाने पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये क्वेश्चन है आपका, कितना मीटर स्लाइड करने पर वेलोसिटी से मैक्सिमम होगी, यह पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आल्सो, बट वेरी सिंपल आल्सो। तो अब चलो बेटा देखो, अब क्या करोगे यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन निकल गया। तो अब जानते हो कि वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ हुई होगी। अब जैसे मान लो कि किसी बच्चे को ये कंडीशन नहीं याद है, कोई स्टूडेंट है जो ये नहीं जानता है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यदि ये पॉइंट नहीं मालूम है तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या है बेटा कि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 जहाँ पर होगा वहीं वेलोसिटी मैक्स होती है। तो अब आपने क्या किया, इसको 0 कर दिया। अच्छा, जी कॉमन लिए बेटा, तो जानते हो कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट यदि 0 हो तो उसमें से किसी एक को 0 तो होना ही होगा। तो चूंकि जी का मान, जी कैन नेवर भी 0, जी का मान तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो जी का मान 0 हो नहीं सकता। तो जब जी का मान 0 हो नहीं सकता तो ये ब्रैकेट को 0 होना होगा, तो यह ब्रैकेट को 0 होना होगा। अब यहाँ पे म्यू बराबर दिया था बेटा, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई थी ना, पेपर में दिया है म्यू की वैल्यू 0.3x, तो आपने क्या किया, यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख दिया 0.3x रख दिया। अब बाकी आई जी टीज आपने रख दिया, फिर इसे बराबर इसको 0 कर दिया, बराबर 0 कर दिया, सॉल्व कर दिया। आपको x की वैल्यू मिल गई 1/0.3, यानी कि आपको x बराबर 10/3 लिख सकते हो, 3.3 मीटर। तो दैट इज द आंसर। हो गया बेटा। चले, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे बेटा, हम लोग थे अभी क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 32 नंबर। तो चलो बेटा, तो अभी फिलहाल अभी रात में बज रहे हैं 11 बजने जा रहे हैं, और हम थोड़ा सा फिर चलते हैं बेटा अपना डिनर के लिए। तो अभी पर रोकते हैं, लेकिन अभी हम पेपर आपको तुरंत ही, जब तक ये वीडियो आप पढ़ेंगे, जब तक इस वीडियो का पढ़े बेटा, तो तब तक उसके पहले मैं पूरे पेपर को सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। तो यानी कि अब आपको ये वीडियो मिलेगा, अगला जो वीडियो मिलेगा बेटा, अब इसके बाद में आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 3 आपको मिलेगा। पार्ट 3 में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा पेपर फिनिश कर दूँगा ना बेटा। तो पार्ट 3 में मतलब कोशिश करूँगा, तो जानो बेटा कि पार्ट 3 ना बेटा, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा कि विदिन 24 आवर्स। ओके, तो तब तक के लिए इंतज़ार करो बेटा। तो ये विदिन यानी कि जब ये वीडियो पा रहे हो
प्लीज़ जब ये वीडियो पा रहे हो ना तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपके वीडियो मिलेगा ना। आई विल ट्राई टू गिव यू दिस वीडियो विद इन 24 आवर्स। तो अब थोड़ा सा बेटा रात में 11 बज रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा खाना खाने, तो अब यहीं पे रोकता बेटा। और इसको मैं आपको अभी जब तक कितना क्वेश्चन को सॉल्व करिए समझिए तब तक आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा क्वेश्चन अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। एक पार्ट हो चुका बेटा, ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट में मैं कोशिश 3 से ज़्यादा चौथा ना हो मैं कोशिश करूँगा। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ओके, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। ओके।